हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 131। वह चीज़ क्या है? वेदोरा ने आश्चर्य से जानवर को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने जानवर के बारे में कुछ भी खोजने के लिए गया और माइकल से विरासत में मिले ज्ञान को खोजा। धमाका। जब वे जानवर के बारे में पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो गया ने जानवर के सिर पर निशाना साधते हुए एक सुनहरा तीर छोड़ा। जिस क्षण तीर जानवर के सिर से टकराया, हर जगह खून फैल गया। राक्षस का सिर फट गया। गया को राक्षस पर थोड़ी दया आई। एक पल पहले वह अपने काम से काम रख रहा था। भाग्य ने राक्षस के जीवन में एक खेल खेला, उसके सिर के ठीक ऊपर पोर्टल खोल दिया। अन्यथा वह जानवर पर नहीं उतरती, जिससे वह पागल हो जाता। क्या तुम्हें लगता है कि यह खाने योग्य है? तुम्हें क्या हुआ है? जब अयाग ने पूछा तो गया को अचानक मतली महसूस हुई। उसने अयाग के सिर पर 2 बार वार किया। आउच कुतिया, ये दर्द कर रहा है। अया ने उसे काटने की कोशिश करते हुए गया को कोसा उंगली। कैन ने उनकी बहस को अनदेखा किया। एक शरीर शोधन चरण जानवर। मैं इसकी खेती चरण को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए इसका मतलब है कि हाइड्रा की चीख ने इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया। क्या हम एक अलग दुनिया में हैं? सबा ने पूछा। आखिरकार गया ने सबा को जवाब देने के लिए अयाग से लड़ना बंद कर दिया। नहीं, ये हमारी दुनिया और बाहरी स्थान के बीच कई क्षेत्रों में से एक है। कुछ क्षेत्र दुनिया के ऊपर हैं जबकि कुछ क्षेत्र हमारी दुनिया के अंदर हैं। समझाने के बाद वह मृत शरीरों से दूर जाने लगी क्योंकि यह विभिन्न अन्य जानवरों को उनके स्थान पर आकर्षित कर सकता था। ये लानत रसातल इतना भयानक क्यों लगता है? हर जगह धूसर कोहरा। मुझे उम्मीद है कि यह कोहरा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गया के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने भी इधर उधर देखा। क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? सबा ने पूछा। नहीं, लेकिन मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हन्फ, मैंने तुम्हें कभी सीखने वाला नहीं समझा, अयाग ने हंसते हुए कहा। अन्य 2 सिर गया से व्यंग्यात्मक जवाब की उम्मीद कर रहे थे, फिर भी वह बिना कुछ बोले चलती रही। ठीक है, ये जगह पहले से ही उबाऊ लग रही है और अब तुमने चुप रहने का फैसला किया है। अयाग ने गया के अंगूठे की ओर अपना सिर घुमाया और उसे चबाने लगी। वह गया को उसके विचारों की गहरी श्रृंखला से वापस लाना चाहती थी। ओह! गया को अचानक अपने अंगूठे में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि अयाग उसके अंगूठे को बुरी तरह चबा रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सबा ने अयाग को गया के अंगूठे से धीरे से दूर धकेलने से पहले पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह घोस्ट के बारे में सोच रही है, अयाग ने कहा। तुम्हें उसे हमारे साथ लाना चाहिए था। नहीं कैन, उसके पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ। अगर वह मेरे साथ होता तो वह मेरी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंता करता, न कि मुझे यहाँ जो चाहिए उसे पाने के लिए। मुझे खुद को ये साबित करना होगा कि मैं उसके लायक हूँ। वेदोरा ने गया की भावना को समझा। उन्होंने सर्वसम्मति से उसकी भावनाओं पर ज़्यादा विचार न करने का फैसला किया। अगर वह अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करती तो उसकी लड़ाई की मंशा कम हो जाती। वे ऐसा नहीं चाहते थे। गया को इस जगह के बारे में पता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना नापाक माहौल होगा। एक और देखो। अयाग ने देखा कि एक और जानवर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा गया ने मारा था और वह उनके सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर घूम रहा था। गया जानवर को मारे बिना ही आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन 100 मीटर की दूरी से भी जानवर ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने अपनी एक आंख घुमाकर उन्हें घूरा और उसके नथुने से धुएं के गुबार निकल रहे थे। ये राक्षस क्या है? इन जानवरों में कुछ अलग है। जब सबा दूसरों को बता रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, गया ने बिजली की गति से तीर चलाया। तीर हवा में उड़ गया। धमाका। पहले की तरह जब तीर जानवर पर लगा तो उसका सिर फट गया। इससे निकलने वाली ऊर्जा आग ऊर्जा नहीं थी, यह अलग है। शव के करीब जाकर गया ने ध्यान से राक्षस की जांच की। वास्तव में उसने इन जानवरों के बारे में सीखा था जिन्हें अग्निदानव कहा जाता है, लेकिन उसने उन्हें अब तक अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है कि उनसे निकलने वाली ऊर्जा किसी तरह की पहली ऊर्जा है। मानव ने आग और सेलेस्टियल के अलावा कई अन्य ऊर्जाओं के बारे में बात की। चूंकि यह आकाशीय नहीं है, इसलिए यह पहली ऊर्जा होनी चाहिए। कम से कम इसका एक रूप तो होगा। वह आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। किंवदंतियों के अनुसार इन अग्नि राक्षसों का शरीर वास्तव में बहुत मजबूत और अविश्वसनीय मांसपेशियां हैं, और इसका सबसे शक्तिशाली हथियार इसकी ऊर्ध्वाधर आंख है जो एक शक्तिशाली प्रकाश को मुक्त कर सकती है जो सीधे किसी की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। ये जानवर केवल इस तरह के प्राचीन क्षेत्रों में मौजूद हैं। हमें यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ केवल शरीर को परिष्कृत करने वाले जानवर हैं। गया ने अंदर से आह भरी। प्राचीन क्षेत्रों के बारे में उसने जो प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे उनसे पता चला कि अग्नि क्षेत्र अचानक 3000 साल पहले प्रकट हुआ था। ये वही समय था जब संरक्षकों ने एक अनुष्ठान पूरा किया था जिसके कारण देवताओं ने डार्क लॉर्ड के बीज को बिना किसी जादुई ऊर्जा वाले ब्रह्मांड, एक शून्य ब्रह्मांड में बंद कर दिया था।
चूंकि हम इस जानवर के इतने करीब हैं, इसलिए हमें राक्षस कोर को प्राप्त करना चाहिए। गया ने अपना हाथ जमीन पर खूनी गंदगी के अंदर डाला। उसने जानवर के राक्षस कोर को पकड़ने से पहले कुछ क्षणों तक खोज की। वेदोरा ने उसे खूनी गंदगी से एक हाथ के आकार का काला गोला खींचते देखा। उसने जल्दी से कोर को अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल दिया। तुम सही हो, मैं मास्टर डॉग का सिर तांबे का और हड्डियां लोहे की हैं। अगर इस अग्नि दानव का पूर्वज यहाँ होता तो भी वह इस मास्टर डॉग के एक भी सिर के वार का सामना नहीं कर पाता। मैं इस चीज़ से तेज ऊर्जा विकिरण महसूस कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो? कैन ने पूछा, जबकि गया ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा अजीब इंसान कर सकता है। माइकल के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी जानवरों में राक्षस कोर नहीं होते, लेकिन अगर किसी राक्षस कोर में आग ऊर्जा होती तो किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। फिर भी राक्षस कोर जिसमें आग ऊर्जा या आकाशीय ऊर्जा के अलावा कुछ भी होता, उसे कोई भी प्राणी अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा अशुद्ध ऊर्जा होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे बलपूर्वक अवशोषित करने से व्यक्ति की साधना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और यह उसे कोमा की स्थिति में भी डाल सकता है। आमतौर पर बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज से ऊपर के राक्षस कोर बेहद दुर्लभ थे, क्योंकि कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने वाला कोई भी जानवर शिकारियों से छिपी जगहों पर रहना पसंद करता था। ज्यादातर समय ये जानवर खुद को शिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए एक झुंड बनाते थे और दुर्लभ जड़ी बूटियां प्राप्त करते थे, जिससे वे तेजी से खेती कर पाते थे। राक्षस के कोर को अपने स्पेस रिंग में डालने के बाद उसने आग की एक गेंद को बाहर निकाला और शरीर को जलाकर राख कर दिया। दहाड़। ठीक इसी समय जहां वे खड़े थे वहां से कुछ ही दूरी पर कहीं से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये गहरी और थोड़ी कर्कश आवाज थी, जिससे ये बेहद भयानक लग रही थी। वे तुरंत उस दिशा में देखने के लिए मुड़े। एक पल में उन्होंने एक राक्षस को देखा जो उनसे कुछ ही दूरी पर चमक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसने शरीर को जला दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राक्षस शरीर को जलाने से बहुत पहले ही खून की गंध से आकर्षित हो गया था। ये किस तरह का राक्षस है? वेदोरा चौंक गई। राक्षस लंबा नहीं था, यह एक औसत इंसान से बस थोड़ा सा लंबा था। शरीर बहुत मांसल भी नहीं लग रहा था, लेकिन इसने उन्हें एक दबंग प्रभाव दिया। इस राक्षस का शरीर पारदर्शी था, जो क्रिस्टल जैसा दिखता था। साथ ही इसके चेहरे पर कोई आकृति नहीं थी, न नाक, न कान और न ही मुंह। उसके चेहरे के ठीक बीच में एक क्रिस्टल की आंख थी, जो गया को घूर रही थी। ग्रर। राक्षस ने एक बार फिर दहाड़ लगाए। उसके पास मुंह नहीं था, लेकिन फिर भी वह जोर से दहाड़ सकता था। दहाड़ ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर से आ रही हो। ये ज्यादातर लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। अगर कोई आम लड़की इस अजीब राक्षस को देखती तो वह निश्चित रूप से इतनी डर जाती कि वह जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाती। लेकिन गया ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। चूंकि हाइड्रा की चीख इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती थी, इसलिए वह आसानी से इस राक्षस के खेती के स्तर का पता लगा सकती थी। ये केवल एक कोर फॉर्मेशन स्तर 1 था। हालांकि इसे बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन यह उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। उसने पहले जिन 2 जानवरों को मारा था, उनके विपरीत उसके पास आने वाला जानवर उन 2 जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ये जानवर क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था और उसकी केवल एक आंख थी। चेहरे पर कोई और विशेषता नहीं थी। हम भाग्यशाली हैं, एक और बदसूरत चीज हमारा स्वागत करने आए। अयाग ने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने एक बार प्राचीन प्राणी नामक एक किताब पढ़ी थी। इसमें सभी प्रकार के राक्षसों और प्राणियों का वर्णन था। इस जानवर को देखकर लगता है कि यह ग्लास रेत ही होगा। ऐसा लगता है कि तुमने एक अनाथ के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अयाग ने भौहें सिकुड़ी। न केवल अयाग बल्कि सबा और कैन भी इस दुनिया के बारे में उसके ज्ञान से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने घोस्ट को भी उससे जानकारी मांगते देखा, और वह प्रकृति का एक अजीब प्राणी था जो उनके दिमाग में कुछ भी कर सकता था। थोड़े समय में जब वे गया का पीछा करते रहे तो ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं जानती थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं एक राजकुमारी हूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? गया ने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ वेदोरा को देखा। तुम एक राजकुमारी? हा हा हा। गया की बात सुनकर अयाग जोर से हंसने लगा। खेलना बंद करो और उस जानवर को मार डालो। दहाड़। ग्लासवृत ने एक बार फिर दहाड़ लगाए। कुछ हद तक कैन को लगा कि जानवर अपने सामने इंसान को देखकर हैरान नहीं हुआ। कैन को लगा कि गया ने उन्हें इस जगह के बारे में पूरी कहानी नहीं बताई। ग्लासवृत ने बहुत ही हत्या करने का इरादा किया और वह तेजी से उसकी ओर भागा। चूंकि यह बदसूरत कमीना जीने से थक गया है, इसलिए हमें इसे नरक में भेज देना चाहिए। अयाग उत्साह में जोर से हंस रहा था जब गया ने अपने धनुष की डोरी पर एक अग्नि बाण लगाया और जानवर के उसके लक्ष्य क्षेत्र में आने पर उसे मारने की तैयारी कर रहा था।
तारांकन 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 तारांकन। गया के साहसिक कार्य के बारे में एक और अध्याय और हम आखिरकार टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। तारांकन 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 तारांकन। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया, कृपया टिप्पणी करें, पावर स्टोन भेजें। अगर आपको यह अध्याय वाकई पसंद आया और मेरा उपन्यास, मुझे उपहार भेजने पर विचार करें क्योंकि यह मुझे और अध्याय लिखने के लिए प्रेरित करेगा। कोई आलोचना, टिप्पणियों में मुझे दोष देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धमाका। जिस क्षण ग्लास व्रेथ उसके पास आया और उसे मारने वाला था, उसने अपने धनुष से तीर छोड़ा। अग्नि बाण ने हवा में आग की लपटें छोड़ीं, जो गया के धनुष से जानवर के स्थान तक फैली हुई थीं। तीर ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया और विस्फोट हुआ। उसने ग्लास व्रेथ को नष्ट करने के लिए तीर में अपनी साधना शक्ति भर दी। प्रभाव के कारण जानवर का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया, वह क्रिस्टल के टुकड़ों में बदल गया और पूरे स्थान पर निशान बन गए। हंफ, कितना कमजोर। अयाक जोर जोर से हंस रही थी, ये देखकर कि तीर ने जानवर को कितनी आसानी से मार दिया। हालांकि इससे पहले कि वह हंस पाती, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तीनों सिर टूटे हुए क्रिस्टल के टुकड़ों को एक पल में वापस सामान्य स्थिति में आते हुए देख सकते थे, जिससे ग्लास व्रेथ फिर से पूरा हो गया। दहाड़। यहाँ तुम्हारे लिए एक सबक है अयाक, कभी भी जल्दी मत हंसो। वेदोरा के विपरीत, गया को पता था कि ऐसा होगा। ग्लास व्रेथ को मारने के लिए किसी को उसकी आत्मा की सारी ऊर्जा समाप्त करनी पड़ती थी, जिसका मतलब था कि उसे जानवर को बार बार मारना पड़ता था जब तक कि वह फिर से जीवित न हो जाए। ग्लास व्रेथ बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ एक बार फिर वेदोरा की ओर बढ़ा। ये ग्लास व्रेथ एक दुर्लभ और अनोखा जीवन रूप था। इसमें जादू करने की कोई जन्मजात क्षमता नहीं थी, ये केवल अपने शरीर की ताकत पर निर्भर था। ये किसी भी चीज़ को चीर सकता था। इसके अलावा इसके शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी विनाशकारी क्षति पहुंचा सकती थी। जो कोई भी इसकी चपेट में आता, वह या तो मर जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे मार दो। ग्लास व्रेथ के पुनर्जीवित होने पर वेदोरा कुछ उदास, यहाँ तक कि अपमानित महसूस कर रही थी। एक पलक झपकते ही गया ने जानवर पर एक और अग्नि बाण चलाया। पहले की तरह ही बिखरा हुआ ग्लास व्रेथ वापस अपने मूल आकार में आ गया, जो बिल्कुल पहले जैसा दिखता और महसूस होता था। क्या बकवास है। अयाक का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा जैसे वह खुद ग्लास व्रेथ से लड़ रही है। शांत हो जाओ, हमें ग्लास व्रेथ को बार बार मारना होगा जब तक कि उसकी आत्मा में खुद को फिर से जीवित करने के लिए कोई ऊर्जा न बचे। जैसा कि उसने कहा, उसने ग्लास व्रेथ के उसकी ओर छलांग लगाने से पहले एक और तीर चलाया। फिर से यह अपने पूरे शरीर को फिर से जोड़ने से पहले क्रिस्टल के टुकड़ों में बिखर गया। क्या असामान्य राक्षस है। केवल हमारे पास एक क्षमता थी। अयाक की आंखें चमक उठीं। हमें कौन मार पाएगा, अयाक ने सोचा। दिवास्वप्न देखना बंद करो। गया के साथ बिताए गए सभी समय के बाद अयाक को सिर पर मुक्का मारने की आदत हो गई थी। इसलिए जब इस बार गया ने उसे मुक्का मारा तो उसने झगड़ने के बजाय अनदेखा कर दिया। धमाका धमाका धमाका। गया ने एक के बाद एक अग्नि बाण चलाए और ग्लास व्रेथ को बार बार चकनाचूर कर दिया। कई बार मारे जाने के बाद राक्षस कोर में ग्लास व्रेथ की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। आसन मृत्यु के खतरे को महसूस करते हुए जानवर तुरंत घूम गया, अत्यधिक गति से भाग गया। चूंकि यह एक कोर फॉर्मेशन स्तर का जानवर था, इसलिए इसमें बुनियादी बुद्धि थी, इसलिए यह अंततः समझ गया कि इसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। यदि ये लड़ना जारी रखता तो ये यहाँ मारा जाता। ये भाग रहा है, हमने उस कमीने को पकड़ लिया। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि ग्लास व्रेथ क्यों भाग रहा था। चूंकि इसके पुनरुत्थान ने अयाक को कुछ हद तक अपमानित किया था, इसलिए वह ग्लास व्रेथ को टुकड़ों में बिखरते हुए और फिर से पुनर्जीवित न होते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। गया को ग्लास व्रेथ को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने तीर चलाने से पहले उसे कुछ और सेकंड तक भागने दिया। धधकता हुआ तीर हवा में उड़ता हुआ ग्लास व्रेथ की पीठ पर निशाना साध रहा था। पहले की तरह तीर ने शरीर को विस्फोटित कर दिया, लेकिन इस बार टूटे हुए टुकड़े वैसे ही रहे। भिनभिनाने की आवाज के बाद टूटे हुए क्रिस्टल के टुकड़े जो जगह के चारों ओर बिखर गए थे, मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल बॉल में बदल गए जो हवा के बीच में तैर रहे थे। क्या ये ग्लास व्रेथ का राक्षस कोर है? ये कुछ अच्छा है। वेदोरा ने गया के चेहरे पर उभरती हुई एक उत्सुकता भरी नजर देखी। गया के हाथ तेज थे। एक पल में
उसने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ से पकड़ लिया, फिर उसने कहा, वाह, इसमें शुद्ध आग ऊर्जा और यहाँ तक कि दिव्य ऊर्जा का एक टुकड़ा भी शामिल है। क्या आपने नहीं कहा कि यहाँ के जानवरों के राक्षसी कोर में अशुद्ध ऊर्जाएं हैं? ये किस तरह से अलग है? अयाग ने पूछा। कोई भी यहाँ के जानवरों में पाए जाने वाले राक्षसी कोर को पहले शुद्ध किए बिना अवशोषित नहीं कर सकता है, लेकिन यह अलग है। प्राचीन प्राणियों के अनुसार ग्लास रेत शुद्ध आग ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद प्रकृति से पैदा होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, न केवल इस कोर में बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध आग ऊर्जा होती है, बल्कि इसमें आकाशीय ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा भी होता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी साधक इसे सीधे अवशोषित कर सकता है। तो क्या आप ऊर्जाओं को अवशोषित करने जा रहे हैं? गया ने अपना सिर हिलाया, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। चूंकि कोर फॉर्मेशन लेवल 2 जानवर से है, इसलिए मैं जानवर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। किसी भी ऐसी चीज को अवशोषित करने का कोई फायदा नहीं जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली न हो। हालांकि अगर हम इसे यहाँ से बाहर ला सकते हैं तो हम इसे बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए क्रिस्टल को हवा में 2 बार उछाला और कोर को पकड़ लिया। इस तरह के कोर सिर्फ ऐसी जगहों पर ही मिल सकते हैं। वहाँ बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज से ऊपर के जानवर से कोर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए इतने सारे लोग हैं जो नेदर रियल्म जैसी जगहों पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कैन के मुंह खोलते ही सबा के चेहरे पर एहसास की झलक दिखी। इसके अलावा उन्हें युद्ध का अनुभव भी मिलता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत सारे ग्लास रेत हैं। ओह बॉय, हम अमीर हो जाएंगे। अयाग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। हालांकि गया को पता था कि वह कोर की नीलामी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती है, लेकिन क्रिस्टल कोर पाना कोई आसान काम नहीं था। केवल बेवकूफ़ ही पैसे कमाने के लिए प्राचीन जगहों पर जाते हैं। आइए कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति ग्लास रेत से टकराता है जो उसके समान स्तर का है, तो वे बर्बाद हो जाते हैं। भले ही वे जानवर से एक स्तर ऊपर हों, फिर भी वे बर्बाद हो जाएंगे। जानवर का मूल पाने के बजाय उसे एक बेवकूफ़ का मांस और खून मिलेगा। गया यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वह घोस्ट के साथ रह सकती थी और मैजेस्टिक और हेड्स के माध्यम से लाखों कमा सकती थी। उसका लक्ष्य 5 सिर वाले सर्प को ढूंढना था। उसकी आत्मा को अवशोषित करने से उसका कायापलट शुरू हो जाएगा। नागालैंड के इतिहास के अनुसार केवल गया की माँ ही एक को मारने और उसकी आत्मा को अपने अंदर समाहित करने में सफल रही थी। यही उसकी माँ की भयानक शक्ति का कारण था, लेकिन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ी। लड़ाई के दौरान गया की माँ 5 सिर वाले सांप से घायल हो गई। उसका जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल गया, जिससे उसकी जिंदगी धीरे धीरे कम होती गई। अगर उसकी माँ भूत को पहले से जानती तो वह उसे बचा सकता था। अच्छा पक्ष देखो, हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो पैसे कमाने की तलाश में हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए किस्मत बनाने में कोई बुराई नहीं है। अयाग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चलो अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि यह जगह केवल बाहरी परिधि है, इसलिए चलो इस रसातल से बाहर निकलें और दायरे की गहराई की ओर बढ़ना शुरू करें। अगर हम किसी खाने योग्य चीज़ से टकरा जाएं तो बेहतर होगा। मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं भी, सबा ने अयाग से सहमति जताई, क्योंकि गया दायरे के केंद्र की ओर चलना जारी रखता था। वह आगे की ओर छलांग लगाती हुई खाई से दूर सीधी रेखा में उड़ने लगी। उनके सामने एक धूसर उजाड़ इलाका था जिसमें हर जगह चट्टानें बिखरी हुई थीं। वहाँ कुछ घने जंगल भी थे और अंदर कुछ अजीबोगरीब पौधे उग रहे थे। लगभग 15 मिनट तक उड़ने के बाद अयाग की आंखें चमक उठीं। अरे, क्या तुम वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? हाँ, मैं भी वही ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ जो मैंने ग्लास रेत में महसूस की थी, सबा ने कहा। इसमें उत्साहित होने की कोई बात नहीं है। बुरे राक्षस हर जगह हैं और हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कैन ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि अग्निदानव और ग्लास रेत सिर्फ कुछ भूख बढ़ाने वाले थे। क्षेत्र के असली खतरे शायद उनके आगे हों। चुप रहो कैन, तुम इससे भी बुरे हो, अयाग ने सबा को सिर पर मारा। चाहे कोई भी जानवर आए, वे अपनी गांड मारते हुए भाग जाएंगे। अरे गया, बस अपना धनुष लेकर तैयार रहो। अयाग फिर से आत्ममुग्ध हो गई। कांव, जैसे ही अयाग ने अपनी आत्ममुग्ध मुस्कान दिखाना समाप्त किया, अचानक एक बड़ी वस्तु उनके रास्ते में आ गई। यह एक राक्षसी 3 सिर वाला कौवा था। कौवा लगभग 5 मीटर लंबा था, जबकि पूरी तरह से काले पंखों से ढका हुआ था। अपने 3 सिर और विशाल आकार के साथ ये किसी को भी अपनी शक्ल से आसानी से डरा सकता था। तुम्हें बस अपना मुंह खोलना था, कैन ने आह भरी। स्वूश! गया ने देखा कि काले कौवे के शरीर से एक काला कोहरा उठ रहा था। यह न तो अंधेरा था और न ही अशुभ, जैसा कि घोस्ट को तब घेर लेता है जब वह अपने पूर्ण डार्कलॉर्ड व्यक्तित्व में होता है। इससे पहले कि गया कौवे के रास्ते से पीछे हट पाता, उसने उन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। दुष्ट आंखों की जोड़ी गया और वेदोरा को घूर रही थी। उसने उन्हें अपना शिकार बनाने का फैसला किया था। अरे, ये कैसा राक्षस है? हम यहाँ थोड़े ही समय के लिए आए हैं और हम पहले ही दुनिया की 3 सबसे बदसूरत चीज़ों से टकरा चुके हैं।
अयाग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह कौवे से बिल्कुल भी नहीं डरी। हालांकि यह अग्नि दानव और ग्लास रेत से अधिक शक्तिशाली था जिनसे उन्होंने पहले लड़ाई की थी, फिर भी यह एक कोर फॉर्मेशन स्तर 4 का जानवर था। वह जानती थी कि कौवा गया के बराबर नहीं है। हालांकि उसे इस बात से गुस्सा आया कि यह कौवा उसके शेखी बघारने के ठीक बाद प्रकट हुआ था। इससे समय आने पर अन्य 2 सिरों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। रॉयल लैंड आज से पहले कभी इतना व्यस्त नहीं रहा था। एलोन में योद्धाओं के लिए सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए मैदान की ओर जाते समय केवल खुश चेहरे थे। संगीत हवा में भर गया था और लोग एड्रेनालाइन पंपिंग खुशी से भरे हुए थे। कार्यक्रम की जीवंतता, नाचते हुए ड्रैगन की ऊर्जा, सुबह के आसमान को कलात्मक कैनवास बनाने वाली आतिशबाजी, सभी को देखने का बेसब्री से इंतजार था। लोग नदियों की तरह बह रहे थे, बाधाओं के लिए कभी नहीं रुके बल्कि उनके चारों ओर घूम रहे थे। रॉयल लैंड के उन चौड़े रास्तों पर मुरझाए हुए पेड़, उनकी पत्तियां सुबह की हल्की गर्मी में मुड़ी हुई और काली हो गई थीं। दोनों तरफ इमारतें ऊंची थीं। भीड़ का अपना जीवन था। उनके जीवंत कपड़े सुबह की रोशनी में चमक रहे थे और लोग मछलियों के आकर्षक झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे। विक्रेताओं और खरीदारों के बीच बातचीत हो रही थी। पुराने दोस्त मिल रहे थे, नए दोस्त बन रहे थे। ये निश्चित रूप से व्यस्त है, लेकिन हलचल ने इस शहर में जीवन ला दिया है जिसके बिना कोई नहीं रहना चाहेगा। लोगों की भीड़ में से आधे लोगों ने अपने चेहरे अलग अलग रंगों से रंगे हुए थे। उन्होंने इस इशारे से अपने स्टार के प्रति समर्थन दिखाया। यहाँ तक कि अपने पिता के कंधों पर आराम से बैठे छोटे बच्चों ने भी अपने चेहरे रंगे हुए थे। कुछ लोगों के लिए जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन आज ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिस पर मुस्कान न दिख रही हो। उत्साह, एड्रेनालाइन, प्रशंसक और एक बेहतरीन मैनिक्योर वाला मैदान, ये सभी चीज़ें एथन के दिमाग में तब आई जब वह वीआईपी प्रवेश द्वार से एरेना में दाखिल हुआ। एटेक्सिया अब तक के सबसे प्रभावशाली एरेना में से एक था। अगर कोई पहली बार इस एरेना में जाता है तो वह इसके विशाल ढांचे के आकार और सुंदरता से अभिभूत हो जाएगा। राजसी एरेना लगभग 600 फीट ऊंचा था और इसमें 130,000 प्रशंसक बैठ सकते थे। स्टेडियम में प्रवेश करते समय एथन ने जो पहली चीज़ देखी वह थी भीड़ का सागर। उसने सोचा कि उन्हें प्रशंसक कहना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि वे बहुत सारे थे, अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए, चेहरे रंगे हुए और बोर्ड लिए हुए थे जिन पर उनका दिल से संदेश लिखा हुआ था। एथन जैसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक बोर्ड था, लेकिन कट्टर प्रशंसकों के लिए वे पुल की तरह थे जो उन्हें उनके सितारों से जोड़ते थे। उन्होंने बोर्ड हवा में लहराए, उम्मीद करते हुए कि उनके सितारे ध्यान देंगे। लोगों से भरा पूरा मैदान इतना खूबसूरत था मानो दुनिया के सबसे खुशमिजाज चित्रकार ने कोई पेंटिंग बनाई हो। हजारों प्रशंसकों ने गाना शुरू किया और संप्रदायों और सितारों के लिए नारे लगाए, जिससे हवा में उत्साह और प्रत्याशा थी। जैसे जैसे दूसरे प्रशंसक आते गए और शामिल होते गए, शोर और भी तेज होता गया। हजारों प्रशंसक थे जो हर उपलब्ध सीट पर अपना रास्ता बना रहे थे। वीआईपी को छोड़कर सभी के लिए सीटें ठंडी कठोर लकड़ी से बनी थीं और सफ़ेद और पीले रंग से रंगी हुई थीं। ये 2 रंग शाही भूमि का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि लकड़ी की सीटें बैठने के लिए वास्तव में आरामदायक नहीं थीं क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब बनी हुई थीं, इसलिए किसी को उनमें घुसना पड़ता था। उनके दिलों में उत्साह उनके शरीर द्वारा महसूस की गई असुविधा को कम कर देता था। मैदान में बहुत सारी खुशबू थी। एथन को सुबह की हल्की हवा की गंध आ रही थी। अलग अलग खाद्य पदार्थों की सुगंध इतनी तेज थी कि वह वास्तव में उन्हें अपने मुंह में चख सकता था। वहाँ ताज़ी पीसे हुए शराब की भी गंध थी जो बार बार गिरती थी। मैदान के चारों ओर लगे विशाल दर्पणों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। यह मैदान और भीड़ पर चमक रही थी और सब कुछ इतना उज्ज्वल और चकाचौंध भरा लग रहा था। दर्पण के अलावा विशाल धातु संरचनाओं पर रोशनी लगाई गई थी जो उन्हें मैदान के ऊपर ऊंचा रखती थी। रात के आसमान में रोशनी करते हुए उन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था। मैदान के पश्चिमी हिस्से में रोशनी के सेट के नीचे एक स्कोरबोर्ड था। ये शानदार ढंग से रोशन था। उस समय स्कोरबोर्ड खाली था, नामों से रहित। सामान्य लोगों के लिए आवास को देखने के बाद उन्हें खुशी हुई कि वे वीआईपी टिकट खरीदने में सक्षम थे। वीआईपी आवास मैदान के पूर्वी हिस्से में स्थित थे, युद्ध क्षेत्र के करीब। उन्हें लड़ाई का स्पष्ट दृश्य देने के लिए एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था। इसके अलावा उनकी सीटें लकड़ी की कुर्सियां नहीं थीं, वे रिक्लाइनर कुशन थीं। बेहतर बैठने की जगह और दृश्य के अलावा वीआईपी बालकनी में रूबी कुजीन के स्टॉल भी लगे थे ताकि वीआईपी को बेहतर और स्वादिष्ट भोजन मिल सके, और व्यापारी स्टॉल भी थे जो बच्चों और दृष्टि की समस्या वाले लोगों के लिए ओपेरा ग्लास बेचते हैं। एथन अपने गले में स्नैक्स की बाल्टी लेकर जा रहा था जिसमें हनी पॉपकॉर्न, भुने हुए चिकन लेग, फलों का जूस और कुछ अन्य स्नैक्स शामिल थे जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी उसे उसकी पत्नी द्वारा धक्का दिया जा रहा था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एथन को केवल एक ही बात पसंद थी, उसके परिवार में हर आदमी का भाग्य उसके जैसा ही था। तेज चलो एथन, तुम्हारे पैरों में गोंद या कुछ और चिपका हुआ है। मैं इस परिवार का स्वामी हूँ और नौकरों की तरह ये सब सामान ढो रहा हूँ।
अच्छा, तुम ही थे जिसने कहा था कि नौकरों के लिए टिकट खरीदना पैसे की बर्बादी है, डायना ने हंसते हुए कहा। जब से उसने वादा किया था कि वह घोस्ट का इंटरव्यू पढ़ने के बाद अब और नहीं रोएगी, तब से वह पहले जैसी खुशमिजाज इंसान बन गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग वह पैसा इन स्नैक्स पर खर्च करोगे तो मैं सबके लिए टिकट खरीद लेती। कम से कम मैं खच्चर बनने से बच जाता। सीटों के बीच से गुजरते हुए एथन ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम दोनों झगड़ना बंद करो, ये हमारी सीटें हैं, इमेल्डा ने डायना और एथन दोनों को याद दिलाया। उसने पहले बच्चों को अपनी सीट पर बैठने दिया और पुरुषों को उनकी सीटों पर जाने दिया। विंस्टन परिवार में एथन के माता पिता और डायना के बाद इमेल्डा का ही सर्वोच्च स्थान था। जब एथन फंस जाता था तो परिवार के सभी सदस्य उसके नेतृत्व की ओर देखते थे। वह एक जन्मजात नेता थी। 3 शिकार बहनों में डायना विद्रोही थी, नतालिया चुप रहने वाली बच्ची थी और इमेल्डा उन दोनों के विपरीत थी। वह एक अनुशासित, मुखर बच्ची थी। दुनिया की किसी भी चीज़ से ज्यादा वह अपनी बहनों से प्यार करती थी। यही कारण था कि अवोर महाद्वीप से भागने के बाद भी उसने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने देखा था कि विवाहिक परिवार को तोड़ देते हैं। वह कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहती थी जहां उसे अपने परिवार और अपनी बहनों के बीच चयन करना पड़े। आज तक इमेल्डा को कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं हुआ। शादी न करने के फैसले के बाद विंस्टन परिवार में हर कोई इमेल्डा से प्यार करता था और उसे बहुत प्यार करता था। बच्चे भी उसे उतना ही प्यार करते थे जितना अपनी माँ से करते थे, या उससे भी ज्यादा। मरियम, अपने भाई से मत लड़ो। बनी, तुम वहां वाली सीट पर बैठ जाओ। अंकल फेडर, उस कुर्सी के नीचे गम चिपकाने की हिम्मत मत करना। वह डांटने, झगड़े शांत करने और सबको अनुशासित करने के बाद अपनी सीट पर बैठने वाली आखिरी व्यक्ति थी। रोवेना, नतालिया और उसके पति को छोड़कर पूरा विंस्टन परिवार यहाँ था, जिन्होंने अपने बेटे को पिटते हुए देखने से इनकार कर दिया। तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? डायना ने इमेल्डा का हाथ दबाया जब वह डायना के बगल में अपनी सीट पर बैठी। तुम लोग मेरे बिना सिरहीन मुर्गियों की तरह हो जाओगे, इमेल्डा ने डायना के गालों को चुटकी बजाते हुए हंसते हुए कहा। अचानक इमेल्डा की मुस्कान एक भौं में बदल गई। तुम अलग दिख रही हो डायन। डायना को उम्मीद थी कि वह अंतर को नोटिस नहीं करेगी, भले ही वह गहराई से जानती थी कि इमेल्डा को पता चल जाएगा। डायना ने अपनी 2 बहनों के साथ सब कुछ साझा किया, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं करने वाली थी। किसी को भी यह नहीं पता होना चाहिए कि वह रीपर्स को मारने के लिए घर से बाहर निकली है। माइकल केवल 4 रीपर्स से मिला, लेकिन वास्तव में 50 से अधिक रीपर्स ने उसके सिर का अनुबंध लिया था। ये डायना ही थी जिसने रीपर्स को माइकल पर हमला करने से रोका। बेशक वह जानती थी कि वह उनमें से हर एक पर नज़र नहीं रख सकती, इसलिए उसने दूर से घोस्ट का पीछा किया। यहाँ तक कि जब माइकल ने जंगल में 4 रीपर्स को मार डाला और रॉयल लैंड के रास्ते में एक रीपर को मार डाला, तो वह हमेशा उसके लिए मौजूद थी, ताकि कुछ गलत होने की स्थिति में वह उसका साथ दे सके। अपने बेटे को उसकी खेती के चरण से पहले लोगों से लड़ते हुए देखकर उसे अपनी याद आ गई। गर्व था, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। तुम्हें पता है कि मैं उसे फिर से देखने के लिए उत्साहित हूँ। इमेल्डा को पता था कि डायन का मतलब घोस्ट था। डायना ने झूठ के बजाय इमेल्डा को सच बताकर अपने गुप्त जीवन को छुपाया। मुझे उम्मीद है कि एंड्रूज उसके साथ मंच पर नहीं आएगा, इमेल्डा ने आह भरी। वे फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे ताकि दूसरे उन्हें सुन न सकें, न कि प्रशंसकों की जय जयकार में कोई सुन सके। वे आखिर कहाँ हैं? इमेल्डा ने नूह और उसके समूह को खोजने के लिए इधर उधर देखा। मुझे लगता है कि मैसी के परिवार के साथ, डायना ने कहा। मैसी का परिवार यहाँ है। इमेल्डा उत्साह से मुस्कुराए। जब से वह प्यारी छोटी लड़की से मिली थी, वह उसके परिवार से मिलना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है कि मैसी उससे नफरत करती है? अचानक एथन बातचीत में आ गया। उसने उसे एक शब्द पर जोर दिया। दोनों महिलाओं ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और एथन की ओर देखा। अब जब तुमने ये कहा तो मैंने देखा कि जब उसके बारे में कुछ बात आती है तो छोटी लड़की भौहें सिकोड़ लेती है। बूम बूम बूम। जैसे ही एथन उन्हें बताने वाला था कि नेदर रियल्म के अंदर क्या हुआ, 3 तेज घंटियों की आवाज़ें अखाड़े में गूंज उठीं। तुरंत भीड़ चुप हो गई। चैंपियनशिप टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। घंटी बजने के बाद एक खुशमिजाज पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही टूर्नामेंट आखिरकार शुरू हो गया है। आवाज़ के बजने के तुरंत बाद पूरी तरह से तैयार घास के मैदान के अंदर से ऊर्जा से बनी एक नेवी ब्लू ट्यूबलर आकार की संरचना उभरी। संरचना के अंदर 3 लोग बैठे थे। देखने वालों के दृष्टिकोण से यह एक विशाल गोली की तरह लग रहा था, जिसके अंदर एक बड़ी मेज के सामने 3 लोग बैठे थे। बाईं ओर 40 के दशक की शुरुआत में एक लाल बालों वाला आदमी बैठा था। वह न तो बहुत पतला था और न ही भारी। उसकी हंसमुख मुस्कान उसके चंचल चरित्र को दर्शाती थी। दाईं ओर एक और आदमी था जो 60 के दशक की शुरुआत में लग रहा था। लाल बालों वाले आदमी के विपरीत इस सफ़ेद बालों वाले आदमी के चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां थीं। दोनों के बीच में एक युवा लड़की फंसी हुई थी जो अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी।
उसकी फीकी नारंगी आंखें थीं और उसकी कोहनी तक की लंबाई, घुंघराले गुलाबी बाल बड़े करीने से लट में थे। कमेंटेटर की गोली रून से उकेरी गई थी जो पूरे क्षेत्र में उनकी आवाज़ को बढ़ाती थी। सबसे पहले चैंपियनशिप टूर्नामेंट समिति स्थगन के लिए हमारी गहरी क्षमायाचना व्यक्त करना चाहती है, लाल बालों वाले व्यक्ति ने क्षमायाचना भरे लहजे में कहा। ऐसा नहीं है कि हम किसी यात्रा पर गए थे, वे सभी शून्य दिवस के बारे में जानते हैं। समिति को प्रतियोगियों के प्रशिक्षण स्तर को निर्धारित करने के लिए किसी तरह से सोचना चाहिए, सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति ने अपने अहंकार को छिपाए बिना कहा। सज्जन, मुझे लगता है कि हमें पहले अपना परिचय देना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? लड़की ने बात करने से पहले एक चंचल हंसी निकाली। देवियों और सज्जनों, हम दोनों टूर्नामेंटों के लिए आपके कमेंटेटर हैं। मैं इशिहारा मिनाको हूँ। मैं जेम्स हॉल हूँ, 2 बार रॉयल टाइम्स सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर पुरस्कार विजेता, खुशमिजाज लाल बालों वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। हर कोई उसकी हंसी के पीछे गर्व को महसूस कर सकता था। मैं डेरियस रसेल हूँ, अरागोथ का पूर्व तलवारबाज। जब दर्शकों ने उस व्यक्ति को सुना तो वे अचंभित हो गए। रसेल के लिए किसी ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं की जैसी जेम्स के लिए की थी, क्योंकि अरागोथ के स्वॉर्डमास्टर का पद सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर पुरस्कार से कहीं बेहतर था। इसके अलावा जो कोई भी स्वॉर्डमास्टर की उपाधि प्राप्त करता था वह समाज में बहुत सम्मानित स्थान रखता था, क्योंकि राजा भी उसका सम्मान करते थे। इसलिए डेरियस के गर्व का कारण था। अब जब हमने अपना परिचय दे दिया है तो चलिए युद्ध मंच को ऊपर लाते हैं। डेरियस ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाए। रून्स द्वारा ताली की आवाज़ को पूरे अखाड़े में फैलाने के बाद सभी ने घास के मैदान के अंदर से एक तेज कर्कश आवाज़ सुनी। बहुत से लोग घास के मैदान को देखने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घास का मैदान बीच में से फट गया है। घास के मैदान के 2 हिस्से धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ गए और अंदर से एक विशाल गोलाकार मंच उभर आया। कुछ ही मिनटों में हरे भरे घास के मैदान कहीं नजर नहीं आए और उसकी जगह एक भूरे रंग का गोल मंच आ गया। मंच पर आसानी से 70 से 80 लोग बैठ सकते थे, बिना किसी को भीड़भाड़ का एहसास कराए। आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रतियोगिताओं के प्रारूप के बारे में बताते हैं, इशिहारा ने चंचल स्वर में कहा। आप देवियों और सज्जनों को शायद पहले से ही पता हो, हमारे पास 2 चैंपियनशिप टूर्नामेंट हैं। एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज कल्टीवेटर के लिए और दूसरा कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर के लिए। दोनों टूर्नामेंट का प्रारूप एक जैसा है। स्वॉर्ड मास्टर डेरियस, जेम्स ने प्रारूप समझाने के लिए डेरियस की ओर देखा, जबकि स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी गंभीर आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया। टूर्नामेंट में 6 राउंड होते हैं, जिनमें से आखिरी 3 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले होते हैं। 100 प्रतिभागी टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे और पहले राउंड में लड़ेंगे। दूसरे राउंड में 40 लोग होंगे, डेरियस ने कहा। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? देवियों और सज्जनों, पहले राउंड के बाद 60 युवाओं को अलविदा, हॉल ने हंसते हुए कहा। 40 में से केवल 20 ही तीसरे राउंड में जाएंगे। तीसरे राउंड के अंत में जज अंकों और वोटों के आधार पर 10 प्रतिभागियों को बाहर कर देंगे। डेरियस ने हॉल को बोलने के लिए एक पल के लिए विराम दिया। पिछले कुछ टूर्नामेंटों के दौरान जटिलताओं के कारण टूर्नामेंट समिति ने जजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देने का फैसला किया है। जज गुमनाम रहेंगे, इसलिए उन्हें खोजने की कोशिश न करें, या इससे भी बदतर, उन्हें रिश्वत न दें। अखाड़े में मौजूद हर कोई जानता था कि उसके शब्द शक्तिशाली कुलीन परिवारों को संबोधित थे। वे ही थे जो अपने परिवार के युवाओं को चैंपियनशिप खिताब के करीब लाने के लिए जजों को रिश्वत देने की कोशिश करते थे। अतीत में टूर्नामेंट समिति को जजों की सुरक्षा और टूर्नामेंट की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लाखों सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते थे। कुछ कुलीन परिवारों ने उन जजों को मारने की भी कोशिश की थी जिन्होंने उनसे रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था। मुझे यकीन है कि इस साल कुछ भी भयानक नहीं होगा। डेरियस, कृपया जारी रखें, इशिहारा ने कहा। 10 युवा क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। ये 5 बनाम 5 होगा। 5 विजेताओं में से जजों द्वारा दिए गए अंकों के अनुसार एक को बाहर कर दिया जाएगा। और चिंता न करें, हालांकि यह किसी की यात्रा का अंत होगा, उसे पहुंचने या बचने के लिए पुरस्कार के रूप में मूल्यवान खजाने प्राप्त होंगे। हे। फिर से हॉल ने अपनी बात हंसी के साथ समाप्त की। सेमीफाइनल में केवल सर्वश्रेष्ठ 2 को ही ग्रैंड फाइनल में प्रवेश मिलेगा। डेरियस ने प्रारूप की व्याख्या करना समाप्त किया। लोगों ने कुछ क्षणों के लिए जानकारी को अपने दिमाग में उतरने दिया, इससे पहले कि इशिहारा ने अपनी मधुर मधुर आवाज़ के साथ चुप्पी तोड़ी। अब नियमों पर जाने का समय है। जेम्स, उसने अपनी नज़र जेम्स की ओर घुमाई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर होना चाहिए, जबकि कोर फॉर्मेशन स्टेज के प्रतिभागियों को कोर फॉर्मेशन स्टेज पर होना चाहिए, जेम्स हॉल ने समझाया। और डेरियस ने आगे कहा, क्या कोई 10-23 वर्ष की आयु के बीच का है? बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं। कोर फॉर्मेशन स्टेज टूर्नामेंट के लिए प्रतिभागियों की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। हमने स्टेज पर किसी की आयु निर्धारित करने के लिए सरनी रखी है,
यदि आप 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और आपको लगता है कि आप किसी मंत्र या औषधि की मदद से भाग ले सकते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसा न करें जब तक कि आप वास्तव में पके हुए टकी की तरह समाप्त नहीं होना चाहते। हा, दर्शकों का एक छोटा सा हिस्सा हंसा जैसे कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन बाकी सभी जानते थे कि वह गंभीर था, बेहद गंभीर। हम आपको प्रत्येक राउंड के नियमों से बोर नहीं करेंगे, प्रत्येक राउंड की शुरुआत से पहले उन पर चर्चा करना अधिक दिलचस्प होगा। बूम! जेम्स के बोलने के बाद एक और तेज धमाकेदार आवाज ने अखाड़े को गूंज दिया। दर्शकों ने आसमान की ओर देखा और देखा कि कई सफ़ेद वस्त्र पहने हुए जोड़े मंच पर उतर रहे हैं। प्रत्येक जोड़े के पास एक 6 फीट का दर्पण था जिस पर एक सुनहरा किनारा था। जोड़े मंच के जितना करीब पहुंचते, लोग दर्पणों पर चमकते हुए रूनों को उतना ही अधिक देख पाते। रूनों के विपरीत उनमें से कोई भी नहीं देख पा रहा था दर्पण के पीछे गियर, नट और बोल्ट। कुछ ही मिनटों में सफ़ेद वस्त्र पहने लोग मंच पर 6 दर्पण ले आए। उन्होंने धीरे से दर्पणों को मंच पर रखा, जबकि लोग दर्पणों के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। शरीर को मजबूत बनाने वाले मंच के प्रतिभागी कृपया मंच पर आएं और समन्वयकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब प्रतिभागी मंच पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तो समन्वयकों की प्रत्येक जोड़ी ने दर्पणों के बगल में 12 फीट ऊंचे स्तंभ पर अपनी कलाई हिलाई। स्तंभ 10 काले पत्थरों से बना था। प्रत्येक पत्थर को एक मोटी चांदी की परत से अलग किया गया था जो प्रकाश में चमक रही थी। युवा हस्तियों को अपना प्रवेश करते देख दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये दर्पण कैसे काम करता है, डेरियस? मैंने सुना है कि आप उस टीम में थे जिसने किसी व्यक्ति के साधना स्तर को मापने वाले इन अद्भुत उपकरणों का निर्माण किया था। जेम्स की बात सुनकर सभी ने डेरियस की ओर देखा। मुझे संदेह है कि लोगों को ये जानने में रुचि होगी कि फ्यूजन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बायस कानून मेराटीन रूनों के साथ कैसे काम करता है। ऐसा लगता है कि हमें संक्षिप्त संस्करण के लिए समझौता करना होगा, जेम्स ने हंसते हुए कहा। जब कोई प्रतिभागी दर्पण पर अपना हाथ रखता है, तो रून उनके शरीर से आग ऊर्जा का एक टुकड़ा निकाल लेंगे। दर्पण के पीछे का तंत्र आग ऊर्जा के टुकड़े का विश्लेषण करने के लिए रूनों के साथ काम करेगा और दर्पण के बगल में स्तंभ को रोशन करेगा। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, प्रत्येक स्तंभ में 10 अलग अलग चट्टानें हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक चट्टान किसी व्यक्ति के साधना चरण के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करेगी, इशिहारा ने पूछा। हाँ, स्तर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 3 साधक अपना हाथ दर्पण पर रखता है, तो नीचे से तीसरी चट्टान हरे रंग में चमकेगी। इस उपकरण की खूबसूरती यह है कि यह न केवल किसी के स्तर को दिखाएगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि उसके शरीर में आग ऊर्जा कितनी शुद्ध है। डेरियस के समझाने के बाद कई लोग चौंक गए। आपकी आग ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी, आप उतने ही शक्तिशाली होंगे। यदि एक ही साधना चरण और स्तर पर 2 साधक एक ही मंत्र से लड़ें, तो विजेता का फैसला आग ऊर्जा शुद्धता से होगा, जेम्स हॉल ने उन टिप्पणियों के लिए समझाया जिन्हें आग ऊर्जा शुद्धता के बारे में बहुत कम जानकारी थी। साधक अपनी आग ऊर्जा को शुद्ध रखने के महत्व को जानते थे, क्योंकि यही कारण था कि रईस अपने शरीर में आग ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर को शुद्ध करने वाली औषधियों और गोलियों के लिए पागल हो जाते थे। माइकल एक साधक के शरीर को शुद्ध करने वाली रिवाइटलाइजिंग गोलियां बेचकर बहुत पैसा कमा रहा था। आग ऊर्जा की शुद्धता ही वह चीज़ थी जो एक सामान्य साधक को एक विलक्षण साधक से अलग करती है। यही कारण है कि कई साधक रेस्तरां में मांस खाने से बचते हैं और भोजन के बजाय केवल आग ऊर्जा से अपने शरीर को तृप्त रखना पसंद करते हैं। चमक की चमक व्यक्ति की आग ऊर्जा शुद्धता निर्धारित करेगी। डेरियस ने यह समझाना समाप्त किया कि दर्पण कैसे काम करता है, क्योंकि इशिहारा ने एक प्रश्न पूछा। क्या होगा यदि शरीर को मजबूत बनाने वाले चरण से ऊपर का कोई व्यक्ति दर्पण को छू ले? स्तंभ के बजाय दर्पण एक चमकदार लाल चमक छोड़ेगा और दर्पण को छूने वाले को प्रसंस्करण के लिए हिरासत में लिया जाएगा। मेरा विश्वास करो, आप समिति द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। मंच पर सभी दर्पण सेट होने के बाद लोगों ने एक और जोरदार धमाकेदार आवाज़ सुनी। आवाज़ के बाद भूतल पर पूर्व की ओर का दरवाज़ा खुला और कवच पहने कई युवा दरवाजे से बाहर निकलने लगे। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग प्रकार और रंग का कवच पहना हुआ था। उन सभी के बीच समानता उनकी मुद्रा थी। उनकी छाती फूली हुई थी, सिर गर्व और अहंकार को दर्शाते हुए मुस्कुराहट के साथ ऊंचा था। भीड़, उनकी जय जयकार और अखाड़े के माहौल ने उन लोगों के भी गर्व को जगा दिया जो आमतौर पर विनम्र होते थे। वह वहाँ है, इवान क्लार्क। मॉर्निंग स्टार, 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 मॉर्निंग स्टार। इवान क्लार्क और मॉर्निंग स्टार संप्रदाय के प्रशंसक इवान क्लार्क को देखकर दहाड़ने लगे। बेशक अन्य संप्रदायों के शिष्य भी थे जो हर तरह से इवान से बेहतर थे। हालांकि वे ओज़ महाद्वीप से थे और अखाड़ा एलन के लोगों से भरा हुआ था। अधिकांश लोगों को ओज़ की प्रतिभाओं के बारे में बहुत कम पता था, इसलिए एलन के सितारों को भीड़ से जोरदार स्वागत मिला।
इवान के बाद एक और सेलिब्रिटी शिष्य दरवाजे से बाहर चला गया, जिससे कई दर्शक सांस लेने के लिए मजबूर हो गए। विक्टोरिया पाकर। जब विक्टोरिया ने अपने चांदी के कवच में प्रवेश किया तो भीड़ में उत्साह भर गया। उसकी आकर्षक सुंदरता ने दर्शकों को मोहित कर दिया, यहाँ तक कि गोल्डन वैली से नफरत करने वाले भी लार टपकाने से खुद को नहीं रोक पाए। इवान ने अपने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाया, जिससे वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। दूसरी ओर विक्टोरिया ने भीड़ की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वह मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। सभी कहाँ है? वीआईपी बालकनी पर बैठे एथन ने अपनी बेटी को खोजने के लिए मैदान पर युवाओं के समूह को खोजा। सबरीना उन कुछ शिष्यों में से एक थी जो ओज़ महाद्वीप में स्थित एक संप्रदाय से टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एलोन महाद्वीप के विपरीत ओज़ का अधिकांश भाग चल रहे युद्ध के कारण अराजकता में डूबा हुआ था। ओज़ के संप्रदाय अपने सहयोगी राज्यों का पक्ष ले रहे थे और शिष्यों को युद्ध के मैदान में भेज रहे थे ताकि वे वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकें और साथ ही राज्य के दुश्मनों को पीछे हटा सकें। इस समय माइकल इस तथ्य से अनजान था कि वह चल रहे युद्ध से जुड़ा हुआ है। हालांकि सबरीना टूर्नामेंट जीतना चाहती थी, लेकिन उसके प्रतिस्पर्धा करने का सबसे बड़ा कारण घोस्ट था। घोस्ट द्वारा उसे और उसके परिवार को बचाने के बाद वह कुछ हद तक घोस्ट की प्रशंसक बन गई थी। वह उस आदमी के बारे में और जानना चाहती थी जिसने उसे और उसकी मां को एक ही दिन में बचाया था। जब भी वह उससे मिलना चाहती थी तो वह या तो एकांत में होता था या कहीं और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि क्या था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने उसे घोस्ट के करीब महसूस कराया, भले ही वह उसके बारे में बहुत कम जानती थी। वाह, वह सबरीना विंस्टन है। चुप रहो, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ देखो, ये वह है, नूह विंस्टन की छोटी बहन। अगर वह यहाँ है तो होली ट्राइडेंट अकादमी भी है। सबरीना, 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 सबरीना। केथेन के लोग, खास तौर पर पेनटाउन के लोग, सबरीना के लिए जयकारे लगाते हुए मैदान में गूंज उठे। सबरीना के लिए लोगों के समर्थन ने विंस्टन परिवार को भी चौंका दिया। हमारी छोटी बच्ची बड़ी हो गई है। एमेल्डा की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू बह निकले। सबने सबरीना पर गर्व महसूस किया। ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक बड़ी प्रतियोगिता है, डेरियस, जेम्स हॉल ने कहा। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं देखना चाहता हूं कि ये युवा तलवारों से क्या कर सकते हैं। चूंकि डेरियस एक तलवारबाज था, इसलिए वह युवाओं की तलवारबाजी की महारत को देखने में अधिक रुचि रखता था। इतने सारे युवा प्रतिभाशाली हैं, काश मैं भी उनके साथ होता, इशिहारा ने कहा। ठीक है प्रतिभागियों, कृपया व्यवस्थित तरीके से मंच पर जाएं और समन्वयकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जेम्स ने कहा जब युवा मंच पर पहुंचने के लिए अपने प्रशंसकों को हाथ हिलाना बंद कर रहे थे। कई लोग उत्साह से मंच की ओर दौड़े। कुछ तो सीढ़ियां चढ़ने के बजाय सीधे छलांग लगाकर मंच पर उतर गए। विक्टोरिया पाकर दर्पण को छूने वाली पहली व्यक्ति लगती है। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि इशिहारा ने टिप्पणी की, विक्टोरिया शालीनता से दर्पण की ओर चली गई। बाकी सभी लोग उसे देखते हुए खड़े रहे। कृपया अपना हाथ दर्पण पर रखें, मिस, दर्पण के पास खड़े व्यक्ति ने निर्देश दिया। विक्टोरिया को अन्य लोगों की तरह डिवाइस के बारे में चिंता नहीं थी। दर्शक डिवाइस को काम करते देखने के लिए अपनी सीटों के किनारे पर आ गए। विक्टोरिया द्वारा दर्पण पर अपनी दाहिनी हथेली रखने के कुछ सेकंड बाद दर्पण थोड़ा कांप उठा। उनकी निगाहों के सामने खंभे की निचली चट्टान एक सेकंड के लिए हरे रंग में चमकी, फिर दूसरी चमकने लगी। एक एक करके चट्टानों ने एक चमकदार हरे रंग की चमक छोड़ी जब तक कि चमक नीचे से 8वीं चट्टान तक नहीं पहुंच गई। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8, दर्पण के पास समन्वयक ने कहा। वाह, वह बहुत छोटी है। एक असली विलक्षण प्रतिभा। वह सिर्फ 1 साल पहले बॉडी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर थी। देखो चट्टानें कितनी चमकीली चमक रही हैं। उसकी कट्टर ऊर्जा शुद्धता अवश्य ही होगी अगले स्तर की बकवास। गोल्डन वैली को अपने बीच ऐसे प्रतिभाशाली युवा को पाकर गर्व होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं डेरियस? जेम्स हॉल ने पूछा। उसकी आवाज़ में उसका आश्चर्य छिपा नहीं था। उसकी आंख ऊर्जा हमारे द्वारा परीक्षण किए गए कई साधकों की तुलना में अधिक शुद्ध प्रतीत होती है। लेकिन जब असली लड़ाई की बात आती है तो पवित्रता ही सब कुछ नहीं होती और यह टूर्नामेंट उसके लिए एक परीक्षा होगी। इवान के दूसरे दर्पण की ओर बढ़ने पर डेरियस ने अपनी राय व्यक्त की। कृपया अपना हाथ दर्पण पर रखें, मास्टर, समन्वयक ने शांति से कहा। उसके चेहरे या आवाज़ पर कोई भावना नहीं दिखी। ठीक पहले की तरह इवान के दर्पण पर हाथ रखने के कुछ सेकंड बाद दर्पण थोड़ा कांप उठा। इसके तुरंत बाद खंभे विक्टोरिया की तरह ही 8वें चट्टान तक चमक उठे। चमक भी विक्टोरिया की तरह ही थी। ये दर्शाता है कि वे दोनों एक ही स्तर पर थे। फिर से एक और बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8, मॉर्निंग स्टार के इवान क्लार्क। ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 साधक हैं जिनका एक दूसरे पर कोई फायदा नहीं है, इशिहारा ने कहा। यह उनके पास मौजूद मंत्रों के शस्त्रागार पर निर्भर करेगा और मुझे संदेह है कि गोल्डन वैली या मॉर्निंग स्टे उन्हें कुछ सामान्य मंत्रों के साथ यहाँ लाएंगे।
इवान और विक्टोरिया गर्व से एक तरफ खड़े होकर बाकी लोगों को शीशों से परखते हुए देख रहे थे। एक एक करके युवाओं ने शीशे पर हाथ रखे। कुछ को छोड़कर कई लोग बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8 तक नहीं पहुंच पाए थे। उनमें से ज़्यादातर लेवल 4 से लेवल 6 के बीच थे। लेवल 8 को पार करने वालों को दर्शकों से इवान और विक्टोरिया जैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि वे पवित्र थे। उनमें से कोई भी चट्टानों को विक्टोरिया और इवान जितना चमकीला नहीं बना पाया। इवान और विक्टोरिया को हराने की कोशिश कर रहे लगभग 50 युवाओं को देखने के बाद सभी की नज़र सबरीना पर पड़ी। आखिरकार एथन अपनी बेटी को स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते देखने के लिए आगे झुका। पूरा अखाड़ा शांत हो गया। वे सब हॉक्स की तरह सबरीना को देख रहे थे। कृपया अपना हाथ शीशे पर रखें, मिस। सबरीना ने समन्वयक की ओर सिर हिलाकर धीरे से अपना हाथ शीशे पर रखा। जैसे ही उसका हाथ शीशे को छूता, वह विक्टोरिया या इवान के छूने से ज्यादा कांपने लगता। पलक झपकते ही खंभा क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठा और 7वें पत्थर तक पहुंच गया। हालांकि वह विक्टोरिया या इवन की तरह 8वें पत्थर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पत्थरों से निकलने वाली चमक उनसे 3 गुना अधिक थी। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 7, समन्वयक ने पुष्टि की। यह आज मैंने देखी सबसे चमकदार चमक है। जेम्स हॉल ने अपनी भौहें उठाईं। वह एक कारण से होली ट्राइडेंट अकादमी में प्रवेश पाने वाली सबसे कम उम्र की है। इशिहारा के शब्दों ने प्रशंसकों के बीच बड़बड़ाहट पैदा कर दी। स्तंभ इस बात का संकेत है कि उसके आगे एक उज्ज्वल भविष्य है। यहाँ तक कि डेरियस, जो आसानी से आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था, चौंक गया। विंस्टन परिवार वास्तव में अपने उत्तराधिकारी के रूप में ऐसे राक्षसी विलक्षण लोगों को पाकर धन्य है। एथन ने जेम्स हॉल को उनकी ओर देखते हुए देखा। मुझे यकीन है कि मिस सबरीना के माता पिता वास्तव में गर्वित हैं। कुछ क्षणों के लिए टिप्पणीकार सबरीना के प्रशंसक लग रहे थे। विक्टोरिया के माथे पर काली रेखाएं थीं, ये देखकर कि सबरीना उसकी सुर्खियों को छीन रही है। हम हैं। डायना ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एमेल्डा आंखों से आंसू बहाते हुए स्टेज की ओर देख रही थी। डायना ने भी गर्व और खुशी के आंसू नहीं बहाए, लेकिन एमेल्डा ने बहाए। हमें तुम पर गर्व है सबरीना। 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 पेनटाउन के लोग एक स्वर में नारे लगाने लगे। उनकी जोरदार जयकारे तब तक कम नहीं हुए जब तक कि कुछ युवाओं ने अपने कल्टीवेशन लेवल का परीक्षण पूरा नहीं कर लिया। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। हम कोर फॉर्मेशन प्रतिभागियों का परीक्षण करने से पहले एक छोटा ब्रेक लेंगे। कमेंटेटरों की तिकड़ी ने ब्रेक लेने के लिए अपनी गोली छोड़ दी, जबकि प्रतिभागी सामाजिककरण के लिए मंच पर ही रहे। कई लोग सबरीना के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वह जल्दी ही अपने परिवार के साथ जाने के लिए मंच से चली गई। इस बीच सार्टन में माइकल लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के कमरे में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। वह नाइटमेयर के सिर को धीरे धीरे सहलाता रहा, जबकि ड्रैगन अपनी आंखें बंद करके उसके सिर को सहलाने का आनंद ले रहा था। माइकल ने बुक रैक के बगल में दरवाजे को देखा, उम्मीद कर रहा था कि एल्फ वहां से वही लेकर बाहर आएगा जो उसने पूछा था। ये लो, लॉर्ड घोस्ट। जैसा कि वह उम्मीद कर रहा था, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन एक मोटी किताब लेकर दरवाजे से बाहर आया। आपके पास हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी वाली एक किताब है। जब माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ के बारे में जानकारी मांगी, तो उसने सोचा कि एल्फ उसे चर्मपत्रों का एक गुच्छा बेच देगा। उसने कभी 6 इंच मोटी किताब की उम्मीद नहीं की थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कितने लोग वर्तमान घटनाओं को जानना चाहते हैं। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने किताब माइकल की ओर सरका दी। जैसा कि आपने पूछा, इसमें सब कुछ है, जिसमें अंदरूनी जानकारी, अफवाहें और रसदार जानकारियां शामिल हैं जो आपको उपयोगी लग सकती हैं। सिर हिलाते हुए माइकल ने अपनी कलाई हिलाई और टेबल पर एक स्पेस रिंग दिखाई दी। 100,000 सोने के सिक्के। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। माइकल ने जाने से पहले योगिनी का हाथ हिलाया। लॉर्ड घोस्ट। माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। मैंने जो पूछा वह टूर्नामेंट खत्म होने के तुरंत बाद हो सकता है। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन काफ़ी गंभीर लग रहा था। मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 136। हालांकि कमेंटेटरों ने एक छोटे ब्रेक की घोषणा की, लेकिन कुछ ही लोग अपनी सीट से उठे। जैसे जैसे हर मिनट बीतता गया, एथन शांत नहीं बैठ पा रहा था। वह अपने नाखून चबा रहा था। तभी एमेल्डा ने उसे आवाज़ दी। एथन, क्या तुम ठीक हो? तुम कांपते हुए लग रहे हो। डायना ने एथन को शांत करने के लिए उसका हाथ दबाया। उसके विपरीत, यह उसका अपने बेटे से पहली बार मिलना था। क्या तुम उसे कहीं देखते हो? उसने डायना के कान के पास झुकते हुए पूछा। नहीं। नहीं का क्या मतलब है? तुमने कहा था कि वह आएगा। एथन ने धैर्य की कमी में उसके कंधे को लगभग हिला दिया। किसी ने कुछ और नहीं कहा। तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है एथन। डायना ने उसे शांत किया। उसने सिर हिलाया, लेकिन सनराइज संप्रदाय के लोगों की तलाश करता रहा।
उसे 2 मिनट से ज्यादा समय भी नहीं लगा इससे पहले कि उसने वीआईपी बालकनी के विपरीत दिशा में काले कपड़े पहने लोगों का एक पूरा मंडप देखा। चूंकि एरिना गोलाकार आकार में बनाया गया था, इसलिए एरिना में लगभग सभी को देखा जा सकता था। अगर प्लेयर के आदेश नहीं होते कि जब तक वे रिवर टाउन और सनराइज संप्रदाय के लोगों के लिए कोर फॉर्मेशन टूर्नामेंट शुरू नहीं कर देते, तब तक हंगामा न करें, तो एथन ने उन्हें पहले ही देख लिया होता। उसके आदेश के कारण वे वहीं रहे और कोई हंगामा नहीं किया। कम से कम 1500 सीटों वाला एक पूरा मंडप घोस्ट और सनराइज संप्रदाय के उत्साही उपासकों से भरा हुआ था। पूरा शहर घोस्ट को अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ था, किसी को भी घोस्ट जैसा समर्थन नहीं मिला था। अचानक एमेल्डा चिल्लाई जब उसके पास बैठे सभी लोगों ने एमेल्डा की ओर देखा और देखा कि एक सुनहरा बंदर उसके सिर पर उछल रहा है। नॉर्विन, तुमने मुझे लगभग दिल का दौरा दे दिया था। एमेल्डा ने नॉर्विन को अपने सिर से हटाया और देखा कि बंदर उसे प्रैंक करने की खुशी में मुस्कुरा रहा था। उससे दूर हो जाओ, तुम लानत बंदर हो। डायना ने एलिसिया को मैसी के साथ उनकी ओर आते देखा। फर्गस, अपना बट वहां से हटाओ। एमेल्डा ने 10 साल के एक बच्चे को भगा दिया जो अपने जूस के डिब्बे को अपने माता पिता के पास वापस ले जा रहा था। एलिसिया एमेल्डा के बगल में बैठी थी जबकि नॉर्विन इत्मीनान से एमेल्डा की गोद में लेटा हुआ था। नूह और एंड्रूज कहाँ हैं? डायना ने देखा कि एलिसिया नूह और एंड्रूज को खोजने के लिए कैसे आई थी, लेकिन उसने उन्हें नहीं देखा। मैसी ने खाली सीटों की तलाश नहीं की क्योंकि वह डायना की गोद में कूद गई। छोटी लड़की इतनी प्यारी थी कि डायना ने अपने हाथों को छोटे टेडी बियर के चारों ओर लपेट लिया और उसे गले लगा लिया। एंड्रूज नीचे है। एलिसिया के चेहरे पर चिंता भरी नज़र देखकर उन्होंने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि एंड्रूज टूर्नामेंट में भाग लेने से पीछे नहीं हट रहे थे। क्या वह कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया है? एमेल्डा ने फुसफुसाते हुए कहा जबकि एथन अपनी सीट पर करीब झुक गया। हाँ, एलिसिया ने कहा। क्या वह ठीक है? अगर समिति को उसके कल्टीवेशन स्टेज में कुछ गड़बड़ लगी है तो हम खत्म हो जाएंगे। एथन को एंड्रूज की चिंता थी। पिछली बार जब वह एंड्रूज से मिला था तब भी वह बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 3 पर था। यहाँ तक कि नूह भी अभी अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचा था और नूह प्रकृति का एक अजीबोगरीब प्राणी था। नूह ने सब कुछ संभाल लिया अंकल। एंड्रूज अब कोर फॉर्मेशन स्टेज पर है, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जैसा कि आप सोच सकते हैं, सिवाय कुछ हफ्तों तक सिरदर्द और कमजोरी के। उसने ये कैसे किया? मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगी आंटी। एलिसिया ने एमेल्डा के सवाल को बीच में ही टोक दिया। वह उन्हें सब कुछ समझाना नहीं चाहती थी जबकि लोग उन्हें देख रहे थे। नूह और उसने जो किया वह धोखा था। हालांकि नूह इस बात से खुश नहीं था, लेकिन उसे अपने चचेरे भाई की खातिर ऐसा करना पड़ा। क्या तुम्हारा भाई एंड्रूज के साथ है? डायना ने पूछा। सही सवाल ये होगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या वह एंड्रूज से लड़ेगा। हर कोई इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन यह नॉर्विन था जिसने जोर से बोला, यह एक अच्छा शो होने वाला है क्योंकि तुम्हारा भाई हारना पसंद नहीं करता और एंड्रूज हार नहीं सकता। एलिसिया के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वह अपने भाई के चरित्र के बारे में जानती थी। जहां तक वह अनुमान लगा सकती थी, ऐसा कोई मौका नहीं था कि वह जानबूझकर एंड्रूज से हारेगा। हालांकि नूह फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर लेला एल्डेन के साथ डील करके सुनिश्चित किया कि एंड्रूज के पास टूर्नामेंट जीतने का उच्च मौका हो। डिंग डिंग डिंग। जब वे फुसफुसा रहे थे तो 3 तेज घंटियों की आवाज़ें अखाड़े में गूंज उठीं। घंटियों की आवाज़ से भीड़ की बड़बड़ाहट शांत हो गई। जल्द ही जो लोग प्रकृति की पुकार का जवाब देने गए थे वे अपनी सीटों पर भागते हुए आए। ब्रेक खत्म हो गया है देवियों और सज्जनों, इशिहारा ने अपनी मधुर आवाज़ में हंसते हुए कहा। अब कोर फॉर्मेशन स्टेज के प्रतिभागियों के लिए हमें चौंका देने का समय आ गया है। आखिरकार, हाँ, हो। लगभग पूरा अखाड़ा गूंज उठा और जोरदार जयकारे लगने लगे। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज टूर्नामेंट की तुलना में कोर फॉर्मेशन टूर्नामेंट वह था जिसके लिए सभी ज़्यादा उत्साहित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज साधकों के लिए कई मिनी टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं थीं, लेकिन ये कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों के लिए बहुत कम टूर्नामेंटों में से एक था। सेलिना या एलेक्स जैसे सेलिब्रिटी शिष्य शायद ही कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। ये दोनों नहीं बल्कि ज़्यादातर कोर फॉर्मेशन शिष्य अपने संप्रदाय के भीतर या एकांत में रहते हैं। भीड़ लगातार आसमान की ओर और मैदान की ओर उत्सुकता से सेलिब्रिटी शिष्यों को देखने के लिए देख रही थी। जब वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे तो समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही सूरज आसमान के बीच में पहुंचा, दूर क्षितिज से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। जैसे ही हवा की आवाज़ आई, सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा। एथन जैसे साधक महसूस कर सकते थे कि अखाड़े के चारों ओर की सारी आर्क एनर्जी अब धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रही थी। आसमान में उन्होंने आसमान से एक चमकीली नीली चमक देखी, जैसे कोई टूटा हुआ तारा आसमान से उतर रहा हो। नीली रोशनी की लकीर आसमान को चीरती हुई ऐसे निकल रही थी जैसे वह कपड़े का एक टुकड़ा हो। रोशनी की लकीर लाइटनिंग डैश मंत्र द्वारा उत्पन्न सुनहरी बिजली के बोल्ट से कम 20 गुना ज़्यादा चमकीली और बड़ी थी।
जब क्षितिज के किनारों पर वह नीली चमक दिखाई दी तो अखाड़े में मौजूद सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। कई लोग इस प्रदर्शन से चकित थे। यह एक शानदार प्रवेश है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन हो सकता है। टिप्पणीकार दर्शकों से अलग नहीं थे। उन्होंने भी चौड़ी आंखों से आसमान को देखा। कई उत्सुक निगाहों के सामने नीली चमक आसमान में भयंकर गति से चमकी। जैसे जैसे चमक नजदीक आई, भीड़ ये देखकर चौंक गई कि नीली चमक वास्तव में एक विशाल तलवार थी जो पूरी तरह से आग ऊर्जा से बनी थी। तलवार जेट की गति से उड़ी, जिससे नीली रोशनी का निशान बना। तलवार जितनी अखाड़े के करीब पहुंची, लोगों को तलवार की सीटी की आवाज़ उतनी ही तेज सुनाई दी। जब विशाल तलवार धीमी हो रही थी तो भीड़ की निगाहें तुरंत तलवार के ऊपर खड़े व्यक्ति पर पड़ीं। अपने बालों से मेल खाते चांदी के कवच में लिपटे हुए और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए, उसके चमकदार चांदी के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बेहद शांत और तनावमुक्त दिखाई दे रहा था। एक ऐसा रूप जिसने कई प्रतियोगियों को वश में कर लिया। उसने जो कवच पहना हुआ था उसने नजरों को चुंबक की तरह आकर्षित किया। कवच को चमकती हुई चांदी की धातु का उपयोग करके बनाया गया था। कवच को बनाने वाले लोहार ने किनारों को सजाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया था। कंधे की प्लेटें नुकीली, काफी संकरी और बड़ी थीं। उन्हें एक तारे के आकार के मोटे धातु के आभूषण के टुकड़े से सजाया गया था। ऊपरी भुजाएं गोल, आधे ढकने वाले रिब्रेसेस द्वारा सुरक्षित थीं जो कंधे की प्लेटों के नीचे ढीले ढंग से बैठे थे। निचली भुजाएं वैम्ब्रेस द्वारा ढकी हुई थीं, जिनमें कई बेहतरीन ढंग से तैयार की गई धातु की चादरें थीं जो बाहरी तरफ ड्रैगन के तराजू की तरह आकार की थीं। ब्रेस्टप्लेट छोटे धातु के टुकड़ों की कई परतों से बना था जो ड्रैगन के तराजू की नकल करता था। कवच ने उसे गर्दन से लेकर पैरों तक ढांक दिया, जिससे उसके शरीर का हर इंच सुरक्षित हो गया। तलवार के ऊपर युवा ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया क्योंकि उसकी शांत निगाह नीचे के अखाड़े पर घूम रही थी। फिर उसने अपनी निगाहें हटा लीं क्योंकि उस जगह पर उसके ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। बड़ा भय, एलेक्स फिशर आ गया है। अचानक मॉर्निंग स्टार के प्रशंसक खुशी, उत्साह और गर्व से भरी आंखों से चिल्ला उठे। अगर मैं सही हूं तो उस आकार की तलवार बनाने के लिए आग ऊर्जा को नियंत्रित करने में अत्यधिक स्तर की महारत की आवश्यकता होगी। आत्मा शोधन चरण के साधकों में भी महारत का स्तर नहीं होता, डेरियस ने जेम्स हॉल से कहा। एलिसिया की आंखें एलेक्स फिशर पर बिना पलक झपकाए घूर रही थीं, जो तलवार के ऊपर खड़ा था और अखाड़े की ओर देख रहा था। बाद वाले की निगाह से वह देख सकती थी कि एलेक्स नीचे के लोगों के बारे में कितना कम सोचता था, या शायद यह एक प्रकार की उपेक्षा हो सकती है। वह जितनी भी परेशान थी, उसे पता था कि उसकी ताकत के कारण उसे लोगों को नीचा दिखाने का अधिकार है। एलेक्स के संयम के आधार पर कई लोग ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए कि वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। आप एलेक्स के साधना स्तर के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? इशिहारा ने पूछा जबकि एलेक्स आकाश में तैर रहा था। निश्चित रूप से स्तर 5 से अधिक, जेम्स हॉल ने उत्तर दिया। मेरा अनुमान है कि स्तर 8 होगा, डेरियस ने अपने उत्तर से भीड़ को चौंका दिया। 28 वर्ष की आयु में कोर फॉर्मेशन स्तर 8 तक पहुंचना मनुष्यों के बीच एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तुम्हें हमेशा आकर्षक दिखना पसंद था, है न एलेक्स? जब भीड़ एलेक्स के प्रति विस्मय में थी तो अचानक क्षितिज से एक जोरदार गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भीड़ ने देखा कि एक सुनहरी किरण आसमान में चमक रही थी, जो एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे आग ऊर्जा में उछाल आया और आखिरकार यह क्षितिज में तैरने लगा और एक विशाल सुनहरे भाले में तब्दील हो गया जो 1 दर्जन मीटर लंबा था। भाले के ऊपर सुनहरे कवच में एक आकृति खड़ी थी जिसके सुनहरे लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। एक दबंग आभा आसमान में उड़ रही थी, जैसे कि यह एक अनोखा जंगली भाला हो जो जमीन पर ऊंचा हो। युवा ने असाधारण सुनहरा कवच पहना हुआ था। कंधे काफी अंडाकार, काफी छोटे और आकार में छोटे थे। प्रत्येक तरफ धातु के ड्रैगन पंख से सजाए गए थे जो किनारों पर मुड़े हुए थे। ऊपरी भुजाएं चौकोर, आधे ढकने वाले रिब्रेसेस द्वारा सुरक्षित थीं जो कंधे की प्लेटों के नीचे काफी अच्छी तरह से बैठती हैं। निचली भुजाएं वैम्ब्रेस द्वारा ढकी हुई थीं जिनमें प्रत्येक बाहरी तरफ हुक जैसी कांटों की एक पंक्ति लगी हुई थी। छाती की प्लेट धातु के एक बड़े टुकड़े से बनी थी लेकिन मांसपेशियों की उपस्थिति की नकल करने के लिए तैयार की गई थी। सुनहरा कवच एलेक्स द्वारा पहने गए कवच से अधिक मजबूत लग रहा था। भीड़ स्वर्ण भाले के ऊपर खड़ी स्वर्ण वस्त्रधारी आकृति को घूर रही थी तथा उनमें से कई के चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस व्यक्ति को पहचानता हुआ नहीं लग रहा था जैसा कि उन्होंने एलेक्स को पहचाना था। वह कौन है? वह एलेक्स फिशर जितना ही शक्तिशाली लगता है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आइए कमेंटेटर्स का इंतजार करें, मुझे यकीन है कि उन्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। लोगों के आपस में बड़बड़ाने की आवाज़ तेज होती गई और भीड़ में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। क्या तुम अपने भाई एलिसिया को हाथ नहीं हिलाओगे? नॉर्विन ने सुनहरे कवच में युवा को देखते हुए पूछा। वह तुम्हारा भाई पीटर है। एथन ने अपनी भौहें उठाईं, वह हैरान था।
एलिसिया को नूह से मिलाने के बाद विंस्टन परिवार ने एलिसिया के रहस्यमयी बड़े भाई को छोड़कर स्टोन परिवार के सभी लोगों से मुलाकात की थी। अब तक विंस्टन में से कोई भी नूह को छोड़कर पीटर से नहीं मिला था। 6 फीट 1 इंच लंबे पीटर की त्वचा चिकनी और गोरी थी। अगर एलेक्स शांत था तो पीटर उसके चारों ओर आत्मविश्वास की आभा बिखेरता था। एक खास बात उसकी बेहतरीन जबड़े की रेखा थी। उसकी भूरी आंखों, तीखी भौहों और साफ सुथरे चेहरे के साथ वह शानदार लग रहा था। उसके मध्यम लंबाई के सुनहरे बाल हवा में नाच रहे थे, जिससे कई युवा लड़कियों की धड़कनें बढ़ गई थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगे पीटर। अखाड़े में मौजूद लोगों के विपरीत एलेक्स जानता था कि वह कौन है। वास्तव में पीटर उन कुछ युवाओं में से एक था जिसका एलेक्स सम्मान करता था और लड़ाई का बेसब्री से इंतजार करता था। मैं क्या कह सकता हूँ, बोरियत हमेशा मुझ पर हावी हो जाती है। पीटर ने कंधे उचकाए। तुम्हारा भला बहुत बढ़िया है। क्या ये कोई महाकाव्य हथियार है? ये शब्द सुनकर उनमें से कई लोग चौंक गए। वे पहले से ही जानते थे कि हथियार, कवच और मंत्र 5 श्रेणियों में विभाजित थे: सामान्य, असामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य और पौराणिक। एलेक्स का कवच दुर्लभ वर्ग का था, जबकि पीटर का भाला महाकाव्य वर्ग का था। यहाँ तक कि 3 बड़े संप्रदायों के पास भी केवल कुछ महाकाव्य वर्ग के हथियार थे। एलेक्स ने अफवाहें सुनी, लेकिन पीटर जैसे दुष्ट साधक के पास महाकाव्य वर्ग का हथियार देखकर उसे आश्चर्य हुआ। तुम्हारे भाई के पास एक महाकाव्य हथियार है, एथन अपने दिल में फूट फूट कर हंसा। वह घोस्ट के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे संदेह था कि उसके बेटे को कभी भी महाकाव्य हथियार छूने का मौका मिला होगा। हालांकि वह एंड्रूज का समर्थन करता था, लेकिन अंदर से एथन चाहता था कि उसका बेटा टूर्नामेंट जीत जाए। उन्होंने घोस्ट के साथ जो किया वह अक्षम्य था, फिर भी एथन घोस्ट का प्यार वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नूह के जन्म के बाद से एथन ने नूह को सबसे अच्छी चीज़ें प्रदान की, जबकि उसका दूसरा बेटा उन कठिनाइयों को सहते हुए बड़ा हुआ जो उसके जैसे बच्चे को नहीं झेलनी चाहिए थीं। डायना द्वारा अपने दूसरे बेटे के बारे में खबर दिए जाने से पहले एथन सोता था। आजकल बुरे सपने उसे जगाए रखते हैं, इसलिए वह मजबूत होने के लिए पूरे ध्यान से साधना कर रहा था। उसने एक बार स्काईहॉल के कारण अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। हम दोनों जानते हैं कि हथियार की श्रेणी मायने नहीं रखती, पीटर ने शांति से कहा। यह हथियार चलाने वाले पर निर्भर करता है। जैसे ही पीटर के शब्द फीके पड़े, क्षितिज से एक और हल्की सी हंसी धीरे धीरे सुनाई दी। इसके तुरंत बाद क्षितिज से एक चमकीली हरी रोशनी की चमक दिखाई दी। पलक झपकते ही आसमान में हरी रोशनी की एक लकीर फैल गई। जब आसमान में हरी रोशनी भर गई तो भीड़ ने तेजी से अपनी निगाहें घुमाईं और देखा कि एक राजसी चील थी जो दर्जनों मीटर बड़ी थी। उसने आसमान में उड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। चील के भीतर से एक बेहद भयानक आभा निकल रही थी। एलेक्स और पीटर के विपरीत चमड़े का कवच पहने एक युवा चील के ऊपर खड़ा होकर हल्के से मुस्कुराया। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि दिखने में पीटर भी उससे कमतर था। उसने अपने हाथ में एक गहरे नीले रंग का पंखा पकड़ रखा था और धीरे धीरे खुद को पंखा झलते हुए कुलीनता की एक सुंदर आभा बिखेर रहा था। वह कौन है? ओस्वेन परिवार का तीसरा बेटा। एलिसिया के शब्द सुनने के बाद एथन ने एक बार फिर चुपचाप अपना सिर हिलाया। अफवाहों के अनुसार हाउस केन और हाउस फिशर शादी के जरिए हाउस ओस्वेन के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एथन के सूत्रों का कहना था कि हाउस फिशर ओस्वेन के वारिसों में से एक की शादी एलेक्स से करवाकर डील पक्की करने के करीब है। अगर गठबंधन हो जाता तो हाउस फिशर रॉयल लैंड का सबसे मजबूत परिवार बन जाता। सेलिना के परिवार के साथ मिलकर हाउस फिशर वर्चस्व की राह पर था। वह एक पीली चोंच वाला किंग ईगल है। जेम्स हॉल ऐसे राजसी जीव को देखकर दंग रह गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग भी दंग रह गए। पीली चोंच वाले ईगल लगभग ड्रैगन जितने ही दुर्लभ थे। एंड्रूज के जीतने की संभावना कम होती जा रही है। एलिसिया ने अपनी आंखें घुमाईं, ये देखने के बाद कि लैला क्या कर सकती है। उसे वाकई शक था कि एंड्रूज को हराने का मौका किसी के पास है, न उसके भाई के पास, न किसी और के पास। एंड्रूज के शस्त्रागार में मौजूद हर एक मंत्र को लेलाई के एंजल की वीणा ने और भी बेहतर बना दिया था, जिसका मतलब था कि एंड्रूज के पास फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर की आक्रमण शक्ति थी। एलिसिया को लग रहा था कि लैला अखाड़े में कहीं है। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, लेकिन वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। पॉल, ये सोचना कि तुम जैसे व्यस्त व्यक्ति भी यहाँ की मस्ती में शामिल होंगे। अरे, तुमने तो अपने ओस्वेन के गौरव, पीली चोंच वाले राजा चील को भी खरीद लिया है, एलेक्स ने पॉल की ओर देखते हुए कहा। मैं 1 या 2 दिन का समय दे सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बिना शादी के काम नहीं रुकेंगे। पॉल ने अपने हाथ में गहरे नीले रंग का पंखा लहराया और थोड़ा मुस्कुराया। एलेक्स के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी, जबकि पीटर को दोनों परिवारों के बीच शादी की कोई परवाह नहीं थी। जब ये तीनों हवा में तैर रहे थे तो कई कोर फॉर्मेशन प्रतिभागी मंच की ओर बढ़ गए। चलो इसे खत्म करते हैं, पीटर ने मंच पर नीचे देखते हुए कहा कि मंच पर भीड़ बढ़ रही थी।
तुम आगे बढ़ो, मुझे अभी एक और व्यक्ति का इंतजार करना है। एलेक्स ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वह कहाँ है? माफ़ करें, मैं देर से आया हूँ। जैसे ही पॉल की आवाज़ धीमी हुई, अचानक आसमान में एक कोमल आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में एक खास आकर्षण था। तुरंत नीचे बैठे कई लोगों की आंखों में एक मादक भाव दिखाई दिया। कितनी सुंदर लड़की है। जब ये जोशीली आवाज़ सुनाई दी तो कई युवाओं के दिमाग भी कुछ पल के लिए चकरा गए। हालांकि वे जल्दी ही होश में आ गए, क्योंकि उनकी आंखें विस्मय से भर गई थीं। जल्दी से अपना सिर उठाकर एथन ने दूर से आसमान में एक सुनहरी रोशनी को देखा, जो अंततः घूमते हुए चक्र में बदल गई। सुनहरे चक्र के ऊपर एक अद्भुत घुमावदार आकृति थी। उसके भूरे बाल सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए चमक रहे थे, जबकि उसने जो लाल टोपी पहनी थी वह हवा में लहरा रही थी। उसने कवच पहना था, जिससे वह एक ही समय में दुर्जय और सेक्सी दोनों लग रही थी। हालांकि उसका कवच दिखावटी नहीं था, फिर भी कुछ जगहें थीं जैसे गर्दन, उसके कंधों का एक छोटा हिस्सा कवच से छूटा हुआ था, जिससे उसकी चिकनी रेशमी त्वचा दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चक्र के ऊपर खड़े एलेक्स की ओर तैरते हुए उसके गाल पर एक कोमल चुंबन लिया। बहुत से लोग एलेक्स से ईर्ष्या करने लगे, वे इस पल में उसके जैसा बनना चाहते थे। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी बहुत से लोग कामना करते हैं, पैसा, प्रतिभा, एक आदर्श देवदूत जैसी सुंदरता उसकी प्रेमिका के रूप में। यहाँ तक कि एलेक्स से नफरत करने वाले भी उसके जीवन से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए। सेलिना की पतली कमर को अपनी बाहों में लपेटे हुए वह मंच की ओर बढ़ गया। इन राक्षसी युवाओं को यह साबित करने के लिए लड़ते देखना इंतजार के लायक होगा कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है। जेम्स हॉल उत्साह से हंसे। पहले की तरह समन्वयकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और आप जाने के लिए तैयार हैं, डेरियस ने कोर फॉर्मेशन स्टेज के युवाओं को सूचित किया। जब एलेक्स का समूह मंच पर उतरा तो प्रतिभागियों में से कोई भी दर्पण को छू सकता था, फिर भी उन्होंने उन चारों का इंतजार किया। महिलाएं पहले। एलेक्स ने दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ी सेलिना को दर्पण को छूने का इशारा किया। अखाड़े में मौजूद हर जोड़ी आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं। यहाँ तक कि टिप्पणी करने वाले भी चुप हो गए, क्योंकि उनके दिल में बढ़ते उत्साह के कारण उन्हें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। एक सुंदर चाल के साथ सेलिना ने अपना हाथ दर्पण पर रखा। जिस क्षण उसका हाथ दर्पण को छूता है, दर्पण पहले से कहीं अधिक कांपता है। खंभे का आधा हिस्सा क्रिसमस ट्री की तरह चमकता है। खंभे से निकलने वाली हरी चमक ने आधे मंच को रोशन कर दिया। ये विक्टोरिया या यहाँ तक कि सबरीना का भी कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 5 कमाल है। समन्वयकों द्वारा सेलिना के कल्टीवेशन लेवल की पुष्टि करने से पहले ही इशिहारा ने आश्चर्य से चीख मारी। 26 साल की उम्र में कोर फॉर्मेशन स्टेज के लेवल 5 तक पहुंचना दुनिया को चौंका देने वाली उपलब्धि है, जेम्स हॉल ने घोषणा की, जब भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अखाड़े में कई लोगों की सांस फूलने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि वे सेलिना को चौड़ी आंखों से देख रहे थे। जब वे सदमे की स्थिति में थे, एलेक्स ने अपनी हथेली शीशे पर रखी, जिससे तुरंत 7वें पत्थर तक का खंभा रोशन हो गया। एलेक्स के कल्टीवेशन लेवल और पत्थरों से निकलने वाली चमक देखकर एलिसिया भी दंग रह गई। कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 7, यह मुझे बहुत डरा रहा है दोस्तों, जेम्स हॉल ने कहा। ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो अवोर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुकाबला कर सकते हैं, डेरियस गर्व से बोला। सच कहूं तो दोस्तों, मैंने कभी किसी को उस स्तर तक पहुंचते नहीं देखा, जिस पर 2 युवा खिलाड़ी 30 साल से भी ज्यादा उम्र में पहुंच गए, इशिहारा ने कहा। इसलिए मैंने कहा कि यह टूर्नामेंट कुछ खास है। देखते हैं ये युवा क्या कर सकता है, जेम्स हॉल ने पीटर को शीशे की ओर जाते हुए देखते हुए कहा। एलिसिया अपने भाई के साधना स्तर को देखने के लिए आगे झुकी। वह सुंदर थी, वह एलेक्स के स्तर का था, जबकि उसका भाई हमेशा सब कुछ अपने तक ही रखना पसंद करता था। किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे गोपनीयता पसंद थी। अपनी आदत के कारण वह उसकी सगाई में भी शामिल होने से बचता था। जिस क्षण पीटर के हाथ ने दर्पण को छुआ, स्तंभ 6ठे पत्थर तक चमक उठा, और पहले कभी नहीं देखा गया 7वें पत्थर का आधा हिस्सा मंद रूप से चमक रहा था। हालांकि 6ठे पत्थर तक स्तंभ उतना ही चमक रहा था जितना एलेक्स के दर्पण को छूने पर था। वाह एलिसिया, तुम्हारा भाई भी एक विलक्षण प्रतिभा है। इमेल्डा की भौहें ऊपर उठ गईं। हर किसी को उम्मीद थी कि एलेक्स उन्हें आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन उन्होंने पहले कभी पीटर के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए जब पीटर ने स्तंभ के माध्यम से अपनी साधना शक्ति दिखाई, तो इससे पहले से कहीं ज्यादा हलचल मच गई। एलेक्स जानता था कि भले ही पीटर उससे एक स्तर नीचे था, लेकिन पीटर के हाथ में कवच और भला अंतर को पूरा कर देगा। सेलिना, एलेक्स और पीटर के बाद अन्य प्रतिभागी पॉल का इंतजार कर रहे थे। पॉल ने भी पहले की तरह अपने कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 6 कल्टीवेशन लेवल से दर्शकों को चौंका दिया। क्या तुम उसे कहीं देखते हो? डायना के कान में फुसफुसाते हुए एथन ने अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन वह आएगा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। डायना को डर लगने लगा कि शायद उसे कुछ हो गया है।
रीपर्स का खतरा अभी भी घोस्ट के सिर पर काले बादल की तरह मंडरा रहा था। एक एक करके कोर फॉर्मेशन प्रतिभागियों ने लोगों के सामने अपने कल्टीवेशन लेवल को साबित किया। शुरुआती 4 प्रतिभागियों के बाद किसी भी प्रतिभागी ने आईने को नहीं छुआ, जैसा कि पहले 4 प्रतिभागियों ने किया था। क्या यह अन्य प्रतिभागियों को हतोत्साहित करेगा? मेरा मतलब है कि पहले 4 प्रतिभागियों के बाद किसी ने भी कोर फॉर्मेशन लेवल 4 को पार नहीं किया है। क्या ये प्रतिभागियों की मानसिकता को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टूर्नामेंट को बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज और कोर फॉर्मेशन स्टेज के सभी प्रतिभागियों को लेवल के अंतर के बावजूद एक उचित मौका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक और कोर फॉर्मेशन लेवल 3, इशिहारा ने घोषणा की, जैसा कि डेरियस ने जारी रखा। पहले 2 राउंड में किसी के युद्ध कौशल का परीक्षण किया जाता है। प्रतिभागियों को आग ऊर्जा का उपयोग करने से मना किया जाता है। इसलिए भले ही आप लेवल 10 के योद्धा हों, अगर आप केवल अपने मंत्रों पर निर्भर हैं और अपने युद्ध कौशल पर नहीं, तो आप बाहर हो जाएंगे। तारांकन 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 तारांकन। सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस उन सरल चीज़ों का आनंद लेने का मौसम है जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। आपकी यादें ऐसी हों जो हमेशा के लिए आपके दिल को छू जाएं। मैं आपको इस मौसम और पूरे नए साल के दौरान ढेर सारी खुशियां देने की कामना करता हूं। माइकल अगले अध्याय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये अध्याय मेरे द्वारा आमतौर पर लिखे जाने वाले अध्यायों से ज़्यादा लंबे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप बिना एमसी के अध्यायों को पढ़ने में अपना समय और सिक्के खर्च करें। लेकिन मेरा विश्वास करें, यह इंतज़ार के लायक होगा। 1.5 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। हालांकि कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ, लेकिन दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठे प्रतिभागियों को एक एक करके दर्पण छूते हुए देख रहे थे। उनमें से कुछ ने शर्त लगाई कि कोई एलेक्स के साधना स्तर को पार करेगा या नहीं। दर्पण को छूने वालों में से एक एंड्रूज था। उसने खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह केवल कोर फॉर्मेशन स्तर 2 पर था। कई लोगों ने एंड्रूज के साथ उसकी पारिवारिक स्थिति के कारण दोस्ती स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन एंड्रूज ने विनम्रता से उन्हें एक मुस्कान के साथ अनदेखा कर दिया और फिर सबरीना के साथ शामिल हो गया, जो बाकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रतिभागियों के साथ घास के मैदान में खड़ी थी। वे एरिना के चारों ओर ऊंचे खंभों से जुड़े बड़े दर्पण के माध्यम से देख रहे थे कि मंच पर क्या हो रहा है। पवेलियन को छोड़कर जहां सनराइज संप्रदाय के अनुयायी और नदी शहर के लोग बैठे थे, बाकी लोगों ने अपने पसंदीदा प्रतिभागी के नाम वाले बोर्ड लहराकर, मंत्रोच्चार करके और अपने हाथों से ताली बजाकर गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकालकर अपना उत्साह व्यक्त किया। एथन अपने पैरों को हिला रहा था, आसमान और साथ ही सूर्योदय संप्रदाय के मंडप को देख रहा था। अंकल, क्या आप ठीक हैं? एथन के अभिनय को हमेशा से अलग देखकर एलिसिया ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हैं? एथन ने जल्दी से उसकी नज़रों से बचते हुए एलिसिया के सवाल का जवाब एक सवाल से दिया। आखिरी प्रतिभागी शीशे की ओर चल रहा है, देखते हैं कि वह पहले 4 में से किसी को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। इशिहारा की बात सुनकर डायना का शरीर चौंक गया। उसने अपनी नज़र क्षितिज की ओर घुमाए और अपने बेटे के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करने लगी। कोर फॉर्मेशन लेवल 3। प्रतिभागियों को निराश न हो। जैसा कि डेरियस ने कहा, टूर्नामेंट सभी को उचित मौका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उस मंच पर होना आपकी प्रतिभा और मूल्य को साबित करता है। अब चलिए विशेष मेहमानों को आमंत्रित करने की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इशिहारा ने कहा, उसने अपनी कलाई हिलाई और अखाड़े में जोरदार ताली गूंज उठी। इसने तुरंत ही सारे शोर को शांत कर दिया। कमेंटेटरों की गोलियों के पीछे घास का मैदान एक बार फिर से खुल गया, जब लाल रेशमी कपड़ों में लिपटा एक भव्य मंच जमीन से उभरा। मंच पर कई अलंकृत कुशन सीटें थीं, जिनकी तुलना में वीआईपी की सीटें फीकी लग रही थीं। मंच के जमीन से उभरने के तुरंत बाद 2 सुनहरे रथों के साथ कई आकृतियां क्षितिज पर दिखाई दीं। रथों से जुड़े पेगासी ने अपने पंख राजसी ढंग से फड़फड़ाए। रथों के चारों ओर की आकृतियों में से उनमें से आधे ने पूरी प्लेट धातु कवच पहना था, जबकि बाकी ने अपने हाथों में लंबे डंडे के साथ मैले भूरे रंग के चमड़े का कवच पहना था। आकृतियों ने जो धातु कवच पहना था वह दूध या सफ़ेद था, जिस पर नाजुक डिज़ाइन उकेरे गए थे। आइए हम महामहिम ब्रेडिया के राजा क्रॉफोर्ड ब्रेडिया तृतीय का गर्मजोशी से स्वागत करें और उनकी रॉयल हाइनेस ब्रेडिया की राजकुमारी कैथरीन ब्रेडिया। जैसा कि इशिहारा और जेम्स हॉल ने क्रमशः घोषणा की, रथ मंच के बगल में रुक गया। लोग रथ से मंच पर शान से कदम रखते हुए 2 आकृतियों को देखते रहे। राजा क्रॉफोर्ड न तो बहुत लंबे थे और न ही छोटे। वे एक मध्यम कद के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके पास एक काली दाढ़ी थी जिस पर सफ़ेद बालों के पैच थे। उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे। शायद यह उसकी उम्र का असर था, या शायद ये किसी राज्य पर शासन करने का दबाव था। उसके काले बालों से सफ़ेद बालों की धारियां बाहर निकल रही थीं।
उसने एक बुनियादी पोशाक के रूप में सोने के काम के धागे से सजी एक अच्छी तरह से सजी लाल अंगरखी पहनी थी। इसके ऊपर एक सरकोट था जो ब्रेडिया परिवार के प्रतीक को दर्शाता था। उसकी पोशाक बेहतरीन रेशम, फर और जानवरों के फर जैसी अन्य महंगी सामग्री से बनी थी। उसके हाथ में एक राजदंड था जो कीमती चमकदार रत्नों और हीरों से सजा हुआ था। इसे राजा के मुकुट की तरह ही सजाया गया था। उसकी कमर पर लटकी तलवार राजा के बारे में एक योद्धा की भावना पैदा करती थी। राजकुमारी ने बेहतरीन रेशम और फर से बनी लाल स्कर्ट भी पहनी थी। गर्दन से पैर तक पोशाक मोतियों, सोने के छींटों और छोटे छोटे रत्नों से अलंकृत थी। उसके सुनहरे बालों पर हीरे की कुर्सी लटकी हुई थी। वह किसी भी तरह से सेलेना, एलिसिया या सबरीना जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी शान थी जो उपरोक्त तीनों में नहीं थी। बेशक अपनी शालीनता के साथ वह किसी भी पुरुष को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए तरसने पर मजबूर कर देगी, यहाँ तक कि उसकी एक नज़र के लिए भी। राजा ब्रेडिया की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। चूंकि ब्रेडिया में जीवन भयानक नहीं था, इसलिए लोगों, खासकर आम लोगों ने राजा और राजकुमारी के लिए जयकार करके अपना समर्थन दिखाने में कोई आपत्ति नहीं की। राजकुमारी और राजा दोनों ने कौवों की ओर अपने हाथ हिलाए, क्योंकि जयकारे पहले से ज्यादा तेज हो गए थे। इस जोरदार प्रतिक्रिया ने राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। राजा के रथ के पीछे दूसरा रथ भी मंच के बगल में रुक गया। एक के बाद एक 3 आकृतियां रथ से मंच पर उतरीं। उनमें से एक किशोर नीले बालों वाला युवक था। उसकी चाल और उसके मेकअप के कारण उसमें एक स्त्रीत्व का एहसास था। उसके वस्त्र चमक रहे थे, जबकि लपटों के डिजाइन उसे ऐसा दिखा रहे थे जैसे वह जल रहा हो। थूसिया साम्राज्य के प्रतिनिधि लॉर्ड कैल्विन हॉवर्ड, महामहिम थूसिया के राजा मैक्सिम बार्न्स के दूसरे चचेरे भाई का स्वागत करना सम्मान की बात है। कैल्विन ने लोगों की ओर हाथ हिलाकर हंसी उड़ाई। केल्विन के बाद 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो चमकीले नारंगी रंग के शानदार वस्त्र पहने हुए था, जो चमचमाते रत्नों और हीरों से सजे थे। टूर्नामेंट समिति आपका धन्यवाद करती है। महामहिम केथेन के राजा पोर्टोफोब्स की ओर से किंगडम केथेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किंगडम केथेन के ड्यूक ऑफ फ्लेमफेयर एवन गिलकिस्ट ड्यूक एवन 40 के दशक में एक लाल बालों वाला व्यक्ति था। उसकी बाईं आंख से ऊपरी होंठ तक फैला निशान उसे एक खलनायक जैसा दिखता था। अपनी बाईं आंख को ढकने के लिए एक आंख का पैच पहनने के बजाय उसने अपनी सफ़ेद आंख दिखाना चुना। हवा में लहराते अपने लाल बालों के साथ उसने केल्विन के बगल में खड़े होने से पहले कमेंटेटरों की ओर सिर हिलाया। वह कमीना यहाँ क्या कर रहा है? एथन ने अपनी मुट्ठी बंद की, लगभग सीट के हैंडल पर मुक्का मारते हुए। पिछले 6 महीनों से डची ऑफ पेंटाउन और डची ऑफ फ्लेमफेयर के बीच युद्ध चल रहा था। इसने उन्हें हजारों लोगों की जान लेने पर मजबूर कर दिया है। पेनटाउन के ड्यूक मार्विन शांति वार्ता के लिए तैयार थे, लेकिन ड्यूक एवन युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए थे। जब ड्यूक यहाँ खड़े थे तो सीमा पर सैनिक मर रहे थे। स्टेज पर आने वाला तीसरा और आखिरी व्यक्ति एक मांसल मर्दाना आदमी था जिसकी मूंछें हैंडलबार जैसी थीं। अपने साधारण वस्त्र और उलझे हुए बालों के बावजूद उसके पास एक ऐसा स्वांग था जो अखाड़े में मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। इवान एथन उस आदमी की तुलना में मर्दानगी में फीका पड़ गया। केन परिवार के लॉर्ड एश्टन केन, आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। एश्टन को संबोधित करते समय डेरियस इतने विनम्र लग रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। आपको हमारे साथ पाकर वाकई सम्मान की बात है, लॉर्ड एश्टन। केवल ऐसे दिनों में ही हम अपनी आंखों से फ्यूजन स्टेज के साधक को देख पाते हैं। ये वास्तव में एक आशीर्वाद है। जेम्स को ऐसा नहीं लगा कि वह ये शब्द सिर्फ एश्टन को खुश करने के लिए कह रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल से बोल रहा था। उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, क्योंकि फ्यूजन स्टेज के साधक को देखना ज्यादातर साधकों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होता है, जब तक कि वे खुद फ्यूजन स्टेज पर न हों। यह आनंद सिर्फ मेरा है। एश्टन की आवाज़ को उसकी दिव्य ऊर्जा ने और बढ़ा दिया, क्योंकि यह कमेंटेटरों की आवाज़ से ज्यादा स्पष्ट और तेज लग रही थी। यह आवाज़ पूरे क्षेत्र में सुनामी की लहर की तरह फैल गई, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। एलेक्स और पीटर को छोड़कर सभी युवा एश्टन को प्रशंसा भरी आंखों से देख रहे थे। एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद मेहमान अपनी सीट पर बैठ गए। क्या हम बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज के प्रतिभागियों के लिए पहला राउंड शुरू करें? घोस्ट के प्रशंसकों को छोड़कर भीड़ ने फिर से उत्साह से भरी आवाज़ें निकालीं। वहां देखो! अचानक पूरा पवेलियन उछल पड़ा, अपनी सीटों से उठकर क्षितिज की ओर देखते हुए। उनके चिल्लाने की आवाज़ दूसरों की जय जयकार पर भारी पड़ गई, क्योंकि एरेना में मौजूद हर कोई क्षितिज की ओर देख रहा था। अपनी कलाई के एक झटके से एश्टन ने स्टेज के दृश्य को बदल दिया, जो एरेना के चारों ओर लटके दर्पणों पर दिखाई दे रहा था, जो स्टेज पर हो रही लड़ाइयों को प्रसारित कर रहे थे। जिस क्षण एश्टन ने प्रसारण बदला, लोगों ने एरेना की ओर उड़ते हुए एक राजसी लाल ड्रैगन को देखा। एरेना के शीर्ष पर उन्होंने एक युवक को आराम से लेटे हुए देखा, पैरों को घुटनों पर मोड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके सिर के पीछे था और दूसरे हाथ में उसके सामने एक किताब थी। भूत भूत!
पहले की तरह कभी नहीं, पूरे मंडप ने एक साथ भूत का नाम चिल्लाया। यह अब तक का सबसे जोरदार जयकार था, न एलेक्स, न सेलिना और न ही ब्रेडिया के राजा ने। हर दूसरे शिष्य के पास उनके संप्रदाय के भाई बहन उनके प्रशंसक थे, वे सिर्फ प्रशंसक थे। लेकिन केवल माइकल के पास संप्रदाय और पूरा शहर उपासक था। अखाड़े का माहौल ऐसा था कि हर किसी के शरीर में रोमांच पैदा हो गया। अखाड़े में मौजूद लोगों में से किसी ने भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं, क्योंकि वे दर्पण और ड्रैगन को अखाड़े की ओर आते हुए देख रहे थे। उसका प्रवेश एलेक्स, सेलिना या पीटर जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन सूर्योदय संप्रदाय नदी शहर से उसे मिली जोरदार प्रतिक्रिया और उसके आसन की शीतलता ने उसके प्रवेश को एक खतरनाक बना दिया। जब ड्रैगन कोर फॉर्मेशन प्रतिभागियों से भरे मंच के ठीक ऊपर आसमान में पहुंचा, तो नीचे उतरने के बजाय उसने सीधे ऊपर उड़ने से पहले अपने पंख फड़फड़ाए। गुरुत्वाकर्षण के कारण माइकल धीरे धीरे नीचे खिसक गया और कुछ ही क्षणों में वह नीचे गिर रहा था। उसका काला कोट हवा में बेतहाशा लहरा रहा था, जबकि माइकल ने शांति से अपने हाथ में किताब को हवा में बंद कर दिया और फिर उसे अपने स्पेस रिंग में रख दिया। लोग उसके गिरने को मुंह खोले हुए देख रहे थे। वह अभी भी गिर रहा था जब माइकल ने सिस्टम स्टोरेज से अपनी 2 तलवारें निकालीं। सभी को उम्मीद थी कि वह हवा में ही अपनी तलवार को म्यान में रख लेगा, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि उसने तलवार को अपने ऊपर आसमान में फेंक दिया। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी गिरने की गति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह एक काले उल्का की तरह हवा में उड़ रहा था। उसे मंच के करीब आते देख लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। मंच के बीच में बैठे प्रतिभागी जल्दी से दूर चले गए ताकि वह उतर सके। पलक झपकते ही माइकल सुपरमैन की तरह मंच पर उतर गया। माइकल के दिमाग में बदमाश पॉइंट नोटिफिकेशन की आवाज़ पागलों की तरह गूंज रही थी, क्योंकि वह सिस्टम को आवाज़ बंद करने के लिए कह रहा था। बदमाश पॉइंट की बारिश हो रही थी। वह अपने लंबे कोट को ठीक करने के लिए थोड़ा हिलते हुए खड़ा हो गया। स्वूश स्वूश, जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने हवा में फेंकी 2 तलवारें सीधे नीचे उड़ गईं और अपने रास्ते में चिंगारी का एक निशान छोड़ गईं। कई लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि 2 तलवारें सीधे माइकल की पीठ पर म्यान में जा रही थीं। उनकी आंखों में यह अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि जो लोग घोस्ट के प्रशंसक नहीं थे, वे भी जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। उस समय मैदान में उपस्थित लगभग 80% लोग जोरदार जयकारे लगा रहे थे और शेष लोग इतने स्तब्ध थे कि अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे। अपने प्रशंसकों की जोरदार जय जयकार के बीच माइकल एक आईने की ओर बढ़े। कमेंटेटर चुप रहे और भीड़ को जितना हो सके उतना जयकार करने दिया। उन्हें उनका परिचय देने की जरूरत नहीं थी, प्रशंसकों ने उनके लिए ये काम कर दिया। संयोग से एलेक्स और सेलिना आईने के पास खड़े थे, जबकि पीटर माइकल की ओर चल रहे आईने से कुछ मीटर आगे थे। पीटर के चेहरे पर उदासीनता थी। माइकल ने उन पर पड़ रही निगाहों को अनदेखा कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यहाँ 5 स्टार अल्केमिस्ट देखने की उम्मीद नहीं थी, जेम्स हॉल ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। हाँ, मैं जिन अल्केमिस्ट को जानता हूँ वे आगामी अल्केमी चैंपियनशिप पर काफ़ी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनमें से कोई भी योद्धाओं के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ नहीं है, इशिहारा ने माइकल के आईने की ओर बढ़ते समय कहा। जयकारे अभी भी जोरदार थे, फिर भी कमेंटेटर की आवाज़ें विशेष रूनों की मदद से सभी के कानों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रही थीं। देर होने के बावजूद माइकल अपनी साधना का परीक्षण करवाने की जल्दी में नहीं थे। सिंडी की गर्दन पर स्पाइडर की बदौलत उसने सब कुछ देख लिया था और वह अखाड़े में धूम मचाने के लिए तैयार था। आईने से 1 मीटर दूर खड़े माइकल ने देखा कि सेलिना उसे ठंडे अंदाज में देख रही थी। एलेक्स हैरान लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर पीटर की तरह एक उदासीन भाव रखते हुए अपने भाव को अच्छी तरह से छिपा लिया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, माइकल के आईने को छूने से पहले सेलिना ने ठंडे अंदाज में कहा। सिर्फ उनके आसपास खड़े लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन उसकी धमकी से चौंक गए। वे माइकल को चौड़ी आंखों से घूर रहे थे और सोच रहे थे कि उसने सेलिना की धमकी के लायक क्या किया है। क्या तुम्हें यकीन है? माइकल ने अपना हाथ आईने पर रखते हुए हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ आईने पर रखा, पूरे अखाड़े में जयकारे बंद हो गए। उत्साह के कारण वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शश, पहले कभी नहीं देखा गया। माइकल ने जिस आईने को छुआ वह हिंसक रूप से कांप उठा। जो लोग आईने के करीब खड़े थे उन्होंने आईने से एक हल्की सीसीटी की आवाज़ भी सुनी। निर्देशांकों ने तुरंत दर्पण को दोनों तरफ से पकड़ लिया ताकि वह स्थिर रहे, क्योंकि दर्पण के बगल में पूरा स्तंभ क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठा। स्तंभ में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो चमक न रही हो। ऊपर से नीचे तक स्तंभ से चमकीली हरी रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। स्तर 10 अरेना में कई लोगों की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वीआईपी क्षेत्र में एथन बिना पलक झपकाए माइकल को घूर रहा था। उसे अंदर से भावनाओं का एक मिश्रण महसूस हुआ, खुशी, दुख, गर्व, आत्मदोष और शर्म। वह मेरा बेटा है, एथन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। घोस्ट के अपने बेटे न होने के बारे में उसके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह था, वह उसे देखते ही उसके दिमाग से मिट गया।
घोस्ट बिल्कुल डायना की तरह दिख रही थी जब वह हैरियट हंट थी। काली पोशाक, 2 काली तलवारें, स्वैग, रवैया, घोस्ट के बारे में सब कुछ उसे हैरियट हंट की याद दिलाता था। कोर फॉर्मेशन स्तर 10। दोस्तों, क्या आप ये देख रहे हैं? इशिहारा लगभग चौंककर चिल्लाया। चमकते खंभे को देखकर कोई भी शांत या उदासीन नहीं रहा। बदमाश अंक तेजी से बढ़ रहे थे, 300,000 अंक पार कर रहे थे। एश्टन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे क्योंकि वह जानता था एलेक्स के माइकल के हाथों मारे जाने की संभावना और बढ़ गई। दूसरी ओर राजा थोड़ा आगे की ओर झुका और अपना पूरा ध्यान घोस्ट पर केंद्रित कर दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह जब चाहे कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज को पार कर सकता है। डेरियस के शब्दों ने सभी के दिमाग में एक सदमे की लहर दौड़ा दी। 27 साल की उम्र में कोर फॉर्मेशन लेवल 7 तक पहुंचना उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। वह कितने साल का है? जेम्स हॉल की आंखें जितनी संभव हो उतनी चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सॉकेट से बाहर निकलने वाली हों। वूश! जैसे ही जेम्स हॉल के सवाल ने सभी को माइकल की उम्र के बारे में सोचने पर मजबूर किया, नाइटमेयर आसमान में उड़ता हुआ नीचे आया। नाइटमेयर ने अपना आकार छोटा किया और फिर आसमान में अपनी ड्रैगन सांस छोड़ी। ड्रैगन की सांस देखकर सभी उत्तेजित हो गए क्योंकि राजा के मंच पर मौजूद सैनिक तुरंत राजा की रक्षा के लिए आगे आए। जल्द ही नाइटमेयर की ड्रैगन लॉ ने आकाश में 21 नंबर बना लिया। क्या आपको लगता है कि ड्रैगन मेरे सवाल का जवाब दे रहा है? जेम्स हॉल ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, चलो उसके संप्रदाय के नेता से ही पूछते हैं। इशिहारा ने अपनी नज़र आसमान से जलते हुए 21 से हटाकर क्लेयर पर डाली जो खुशी से ताली बजा रही थी। कोई भी क्लेयर पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसने वास्तव में सोचा था कि घोस्ट एलेक्स या अखाड़े के किसी भी अन्य चमत्कार से अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि वह उसे यहाँ किसी से भी अधिक जानती थी। उसके दिमाग में वह नंबर 1 था, न कि एलेक्स, न ही सेलेना। इशिहारा का सवाल सुनने के बाद शिष्यों ने क्लेयर की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। हर जोड़ी आंखें क्लेयर पर टिकी थी, उसके जवाब की उम्मीद में। हाँ, वह है। क्लेयर ने अपनी आवाज़ को आग ऊर्जा के साथ और अधिक तेज और स्पष्ट करने के लिए बढ़ाया। अपने पंखों के फड़फड़ाहट के साथ नाइटमेयर क्लेयर की ओर बढ़ा और अपना आकार और अधिक छोटा कर लिया। भूत, 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 भूत! नदी के शहर के लोग और शिष्य जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाए। जब माइकल ने मंडप में 2 उंगलियों से सलामी दी तो भीड़ पागल हो गई। शीशे पर प्रसारित उसकी आकर्षक मुस्कान ने सैकड़ों युवा दिलों को मोहित कर लिया। स्टेज के नीचे मैदान पर खड़ी सबरीना अपना समर्थन दिखाने के लिए ताली बजा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से इस तरह चकित होगी जो उसका भाई नहीं है। सबरीना के हाव भाव के विपरीत एंड्रूज के चेहरे की सारी चमक गायब हो गई। उसका दिल धड़कने लगा और उसे पसीना आने लगा। हालांकि उसके पास एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था जो उसे टूर्नामेंट जीतने में मदद कर रहा था, लेकिन वह घोस्ट से डरने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक कि नूह ने उसे सलाह दी कि अगर उसे घोस्ट से आमने सामने लड़ना पड़े तो उसे सावधान रहना चाहिए। वीआईपी मंडपों में से एक में वह वास्तव में अच्छा है। पीटन और जानाली मंच की ओर देख रहे थे। पीटन को घोस्ट बहुत पसंद नहीं था क्योंकि वह गार्जियन गिल्ड में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति था, फिर भी उसने उसकी प्रशंसा की। 21 वर्ष की आयु में कोर फॉर्मेशन स्तर 10 तक पहुंचना, इसे इतिहास में लिखा जाना चाहिए, इशिहारा ने प्रशंसा करते हुए कहा। मैं सिर्फ 2 लोगों के बारे में सोच सकता हूं जो 21 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच पाए। एक अवोर महाद्वीप की एक विलक्षण प्रतिभा है, हैरियट हंट। नाम सुनते ही एमेल्डा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हैरियट हंट नाम ने उन्हें बहुत दर्द दिया था, वह कभी भी यह नाम दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। हैरियट हंट होने के कारण डायना को जीवन भर दर्द सहना पड़ा। एमेल्डा ये बात किसी से भी बेहतर जानती थी। इसके अलावा नाम ने उन यादों को वापस ला दिया जिन्हें एमेल्डा पूरी तरह से भूलना चाहती थी। 21 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी छवियां उसकी आंखों में घूम गईं। डायना को लगा कि वह जानती है कि क्या हुआ था, लेकिन वास्तव में केवल एमेल्डा ही जानती थी कि इतने साल पहले वास्तव में क्या हुआ था। वह डायना को बताने से डरती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि डायना को अपनी ही बहन द्वारा धोखा महसूस हो। और दूसरी है लैला एल्डेन, जो एंजल की वीणा की धारक है। जिस तरह हैरियट हंट नाम ने एमेल्डा के दिल की खुशी को खत्म कर दिया, उसी तरह लैला एल्डेन नाम ने माइकल के दिल की खुशी को खराब कर दिया। जब भी माइकल लैला के बारे में सोचता तो उसके दिमाग में लैला के साथ एक आत्मा बच्चा होने की संभावना और उसे मारने की उसकी मंशा कौंध जाती। ये सभी अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभाएं हैं, लेकिन 40 की उम्र में फ्यूजन स्टेज में प्रवेश करने का उसका सबसे अच्छा मौका है, डेरियस ने अपने साथी कमेंटेटरों से कहा। माइकल को कमेंटेटरों द्वारा उसकी प्रशंसा करने से ताजगी मिली। इससे उसे और भी ज़्यादा बढ़िया पॉइंट्स हासिल करने में मदद मिली। उसे उम्मीद थी कि लड़ाई के दौरान उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाएगा। माइकल द्वारा अपना हाथ वापस लेने के बाद खंभे की चमक धीरे धीरे कम हो गई।
आखिरकार समन्वयक दर्पण को छोड़ सकते थे क्योंकि यह कांपना बंद हो गया था। माइकल ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एलेक्स और सेलेना को देखा। किसी को भी उसकी मुस्कान का मतलब या उसके पीछे की असली मंशा नहीं दिखी। केवल एलेक्स ही उसकी आंखों में जानलेवा चमक महसूस कर सकता था। इस पल तक एलेक्स घोस्ट से नहीं डरता था। हालांकि उसकी शक्ति और उसकी आंखों में जानलेवा चमक देखने के बाद वह अंदर ही अंदर डरने लगा। वह दर्पण से दूर जाने के लिए पीछे मुड़ा। जब वह दूर जा रहा था तो उसकी नज़र पीटर से मिली। एक पल के लिए पीटर ने माइकल के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जिसने बिना किसी कारण के उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा लगा जैसे घोस्ट को उसका रहस्य पता था जिसे वह छुपा रहा था बाकी सभी। मुझे लगता है कि कोर फॉर्मेशन प्रतिभागियों में से यह आखिरी है, इशिहारा ने कहा। बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज चैंपियनशिप के पहले दौर को शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रेक लें, जेम्स हॉल ने बताया। इस बीच कोर फॉर्मेशन के प्रतिभागी आपके संप्रदायों या परिवारों में शामिल हो सकते हैं और शो का आनंद ले सकते हैं। डेरियस के शब्द बोलने के बाद तीनों टिप्पणीकार खड़े हो गए और अपनी गोली छोड़ दी। एक तेज छलांग के साथ माइकल आसमान में उछला, धीरे धीरे क्लेयर के बैठे मंडप की ओर उड़ता हुआ। चूंकि उसके पास लगभग 400,000 बदमाश अंक थे, इसलिए उसने लड़ाई शुरू होने से पहले अपने मंत्रों को अपग्रेड करने का फैसला किया। अधिकांश कोर फॉर्मेशन प्रतिभागी पॉल सहित घोस्ट के खिलाफ योजना बनाने के लिए अपने गुरुओं के पास भाग रहे थे। जब तक माइकल ने अपनी साधना का स्तर नहीं दिखाया, तब तक चैंपियनशिप जीतने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा एलेक्स और सेलेना थे। फिर उन्होंने पॉल और पीटर को उस सूची में जोड़ा। हालांकि माइकल के तस्वीर में आने के बाद वे सभी तुलना में फीके पड़ गए। उनमें से हर एक के लिए सबसे बड़ा खतरा घोस्ट था। इस बीच मंच पर ब्रेडिया का राजा लॉर्ड एश्टन के करीब झुक गया। लॉर्ड एश्टन, आप घोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वह ये टूर्नामेंट जीतेगा? राजा ने कर्कश स्वर में पूछा। लॉर्ड एश्टन को राजकुमारी की शादी विजेता से कराने की राजा की योजना के बारे में सब कुछ पता था। हालांकि राजा ने खुद इसे अंत तक गुप्त रखने की योजना बनाई थी। हालांकि लॉर्ड एश्टन ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे राजा की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब तक कि वे प्रतिभागी पहले 2 राउंड के दौरान उसके खिलाफ एकजुट होकर घोस्ट को खत्म नहीं कर देते, तब तक वह बिना किसी परेशानी के चैंपियनशिप जीत जाएगा। अग्निलोक में समय बाकी दुनिया की तुलना में अलग तरह से उड़ता था। गया अग्निलोक के केंद्र की ओर बढ़ते समय का पता नहीं लगा पाया। वह लोक में घूम रहे अग्नि राक्षसों और जानवरों, खास तौर पर 3 सिर वाले काले कौवों को मारते मारते थक गई। अग्निलोक में 3 सिर वाले कौवे बहुतायत में थे। उनके पास बहुत शक्तिशाली युद्ध शक्ति और क्षमताएं थीं, जिनसे बहुत कम लोग बच सकते थे। एक लेवल 2 कोर फॉर्मेशन 3 सिर वाला कौवा एक लेवल 6 कोर फॉर्मेशन मानव योद्धा से लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि चूंकि इसका प्रतिद्वंद्वी गया था, इसलिए यह अपने पास मौजूद सभी लाभों का उपयोग नहीं कर सकता था। आमतौर पर वे अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी गति का उपयोग करते थे। गया के मामले में उसके तीर कौवे से तेज थे। एकमात्र चीज़ जिसने उसे अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर और कौवे का नरसंहार करने से रोका, वह ये थी कि उसके पास सीमित संख्या में तीर थे। इसलिए उसने कई से भागते हुए कुछ से लड़ाई की। हालांकि वह आसानी से उन सभी को मार सकती थी। वह उन्हें मारने के बाद कोर लेना नहीं भूली क्योंकि वह उन्हें माइकल को देना चाहती थी। कांव, एक और देखो। पीछे से उनका पीछा कर रहे एक और 3 सिर वाले कौवे को देखकर अयाग ने गया को चेतावनी दी। पहले जब वह वेदोरा को अपने साथ लाई तो उसने सोचा कि वे बाधा बन सकते हैं, लेकिन वह गलत साबित हुई। वे बहुत अच्छे साथी थे, सबसे अच्छे रक्षक, किसी भी चीज़ से ज़्यादा वे उसकी परवाह करते थे, बिल्कुल माइकल या नाइटमेयर की तरह। बेशक तीनों में से प्रत्येक के पास अपना स्नेह दिखाने का अपना तरीका था, लेकिन गया को पता था कि वे उससे प्यार करते हैं। चलो अपने गधे हिलाते हैं इससे पहले कि यह अपने और बदसूरत दोस्तों को लेकर आए। गया ने अपनी गति तेज कर दी। इसे मार दो, यह अपने दोस्तों को बुला रहा है। अयाग ने जोर से चिल्लाया। हाँ, तुम्हें इसे मारना होगा। कैन चिल्लाया नहीं, वह हमेशा की तरह शांत था। कांव, कौवा फिर से जोर से चिल्लाया। भाड़ में जाओ। गया ने अपने कदम रोक दिए क्योंकि धनुष उसके हाथ में आ गया था। पलक झपकते ही उसने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा जो हवा में उड़ गया और कौवे के दिल में जा लगा। पहले की तरह उसने कौवे के जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं किया ताकि वह उसका दिल इकट्ठा कर सके। वह तुरंत वहां से भाग गई क्योंकि उसे पता था कि कौवों का समूह ज्यादा दूर नहीं होगा। 3 सिर वाले कौवों का झुंड वाकई डरावना था। वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे और उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। गया 1 या 2 से लड़ सकती थी, लेकिन अगर 8 या 9 का झुंड आ जाता तो उसकी जान वाकई खतरे में पड़ जाती। उन्हें नहीं पता था कि इस इलाके में कितने 3 सिर वाले कौवे रहते हैं। पूरा जंगल शायद उनका इलाका था। साथ ही ये 3 सिर वाले कौवे वास्तव में अपने साथियों को बुला रहे थे। अगर अचानक 100 या 1000 से ज्यादा 3 सिर वाले कौवे आ जाते तो उस स्थिति से निपटने में मुश्किल होती।
इसके अलावा उसे अभी भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि फायर रियल्म वास्तव में कितना खतरनाक है। अगर झुंड में कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8 या 9 का 3 सिर वाला कौवा भी होता तो उसके लिए उसे हराने का कोई मौका नहीं था। इसलिए अभी सबसे अच्छी रणनीति यहाँ से भाग जाना था। जब वह घटनास्थल से थोड़ी दूर भागी तो उन्होंने दूर से कुछ चीखें सुनी। अचानक ऊपर का आसमान 3 सिर वाले कौवों से भर गया। सभी ने अपने पंख फड़फड़ाए और पागलों की तरह गया का पीछा करना शुरू कर दिया। अग्रणी 3 सिर वाले कौवे का शरीर बहुत बड़ा था और वह कम से कम 15 मीटर लंबा था और उसका साधना आधार वैसा ही था जैसा गया को डर था, कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 2। हे भगवान, अयाग ने कहा, इतने सारे कौवे, अच्छा हुआ कि हम भाग गए। अपनी सांस बचाओ और अपनी गति बढ़ाओ। ये कौवे वास्तव में एक समूह में रहते हैं, मुझे लगता है कि उनमें से अधिक हैं। कैन ने गया को चेतावनी दी। गया ने जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागने के लिए अपनी सारी आग ऊर्जा को अपने पैरों पर धकेल दिया। उड़ने के बजाय उसने जंगल को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल किया। तब भी कौवा गया की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह हमारा पीछा कर रहा है? अयाग ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह हमेशा हमारा पीछा करेगा। जब तक समूह पीछे रहेगा हम ठीक रहेंगे। उसने माइकल से शांत रहना सीखा। उसकी तरह वह किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को बिना ज्यादा प्रतिक्रिया किए शांति से लेना चाहती थी। पिछली बार जब उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया था तो वह लगभग इस हद तक पहुंच गई थी कि उसे घोस्ट से लड़ना पड़ा था। अयाग लगातार कोसती रही और गया के कंधे से कौवे को घूरती रही। अयाग को ऐसे बदसूरत कौवे से भागना शर्मनाक लगा। कैन या सबा की तुलना में उसे हाइड्रा, एक दूसरी दुनिया का प्राणी होने पर अधिक गर्व था। कोर फॉर्मेशन कौवों के विपरीत कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज कौवा अविश्वसनीय रूप से तेज था और यह केवल इसलिए था क्योंकि वे जल्दी से क्षेत्र छोड़ देते थे। वे कौवे से दूर भागने में सक्षम थे। 3 सिर वाला कौवा भयंकर दहाड़ते हुए पीछा करता रहा। उसकी आंखें भयंकर थीं और वह अपने मुंह से काली जहरीली धुंध उगलता रहा जिसने तलवार का रूप ले लिया और गया की ओर बढ़ गया। हालांकि गया के ऊपर की छतरी ने तलवारों को रोक दिया। मुझे परेशान करते रहो, एक बार जब हम तुम्हारे बदसूरत दोस्तों से दूर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें चीर डालूंगा। गया ने अपने दांत पीस लिए। तुम इसे मारना चाहते हो? अयाग हैरान थी। उसने पहले कभी गया को कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज जानवर से लड़ते नहीं देखा था। नाइटमेयर या घोस्ट के विपरीत वेदोरा को अपनी युद्ध क्षमता के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हाँ, कोर फॉर्मेशन स्टेज और कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर फॉर्मेशन योद्धा बाद वाले को कभी नहीं हरा सकता। अच्छी योजना और रणनीति के साथ हम इस लानत कौवे को मार सकते हैं। जब लड़ाई की बात आती है तो उसके पास एक सावधानीपूर्वक दिमाग होता है क्योंकि उसके पास कई वर्षों का रोमांच और युद्ध का अनुभव है। जब वह किसी लड़ाई के बीच में होती थी तब भी वह आसानी से अपने और अपने दुश्मन के फायदे और नुकसान को समझ सकती थी और लड़ाई जीतने की योजना बना सकती थी। माइकल की तरह उसने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जहां उसे परिणाम के बारे में अनिश्चितता हो। कांव कांव, 3 सिर वाला कौवा लगातार भयंकर दहाड़ता रहा। वह पीछे से हमला करते हुए बहुत उग्र था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा ने आसपास के कई ग्लास रेत और अग्नि राक्षसों को डरा दिया था। जहां तक 3 सिर वाले कौवों के समूह की बात है, वे बहुत पीछे रह गए थे और अब उन्हें देखा नहीं जा सकता था। सबा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जब तक हम उसे मार नहीं देते वह हमारा पीछा करना बंद कर देगा। बस उसे आने दो, हम उसे दिखा देंगे कि उसने अभी अपनी बदसूरत जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अयाग के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अग्नि क्षेत्र वास्तव में एक बहुत बड़ी जगह थी। वे 100 मील और भागे, फिर भी वे उसी उजाड़ इलाके में थे। गया ने अनुमान लगाया कि 3 सिर वाले कौवों का विशाल समूह जल्द ही उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, या शायद उन्होंने उनका पीछा करना भी बंद कर दिया होगा। इसलिए वह रुक गई और मजबूती से खड़ी रही। जब तक कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज कौवा 3 सिर वाले कौवों के इलाके से दूर था तब तक वह सुरक्षित महसूस करती रही। 3 सिर वाला कौवा ये देखकर चौंक गया कि इंसान ने भागना बंद कर दिया है। उसके दिमाग में एक इंसान को अपनी जान बचाने के लिए भागते रहना चाहिए, उसका अचानक रुक जाना वास्तव में असामान्य था क्योंकि इसका मतलब मौत था। कांव कांव, फिर भी कौवे को इतनी परवाह नहीं थी। वह छतरी के माध्यम से गया की ओर नीचे कूदा और अपनी चोंच से उसे एक ही वार में मार डाला। तुम तीनों यहीं रहो। गया ने वेदोरा को धीरे से उसके कंधे से उठाया और उन्हें एक शाखा पर रख दिया। अरे, तुम्हारे पास हमला करने की कोई योजना है? सबा ने पूछा क्योंकि कौवा और करीब आ रहा था। मेरे पास एक योजना है। गया ने अपना धनुष वापस अंतरिक्ष वलय में रखते हुए पीछे मुड़ा। उसने गिरते पत्तों और टूटी शाखाओं को देखा। हमला। उसने अपनी ऊर्जा को मुक्त कर दिया क्योंकि प्रकाश के अनगिनत सुनहरे धब्बे उसके शरीर को पूरी तरह से ढक रहे थे, जिससे हवा कांप उठी और दृश्य में लहरें फैल गईं। तेज रोशनी ने वेदोरा को कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया।
जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने एक विशालकाय 8 फीट लंबा 10 फीट लंबा सांप खड़ा था, जहां उन्होंने कुछ पल पहले गया को देखा था। सांप चमकदार गहरे बैंगनी रंग के तराजू से ढका हुआ था। ये गया का असली रूप था, नाग का रूप जो कोबरा जैसा दिखता था। जहर का बादल, गया ने फुसफुसाया। उसके परिवर्तन के बावजूद आवाज़ वही रही। उसके मुंह से जहर की एक मोटी जहरी धुंध निकली। कुछ ही सेकंड में धुएं के हरे बादल ने गया के सामने जंगल को ढक लिया। धमाका! आखिरकार कौवा गया से कुछ मीटर की दूरी पर उतरा। हालांकि उसका पूरा रूप देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। छतरी के बीच से उड़ते समय कौवे की आंखों में शाखाएं टकराने के कारण वह उसे रूपांतरित होते या जहरीले बादल छोड़ते हुए नहीं देख सका। कौवे ने जब हवा अंदर ली तो जहर उसके शरीर में जा चुका था। कांव 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 कांव। कौवे ने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कर्कश खांसी निकल रही थी। गया तुरंत कौवे की ओर सरक गया। हालांकि गया तेज था, फिर भी कौवा उसके कदमों पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। हालांकि उसके शरीर में जहर फैल रहा था। हालांकि कौवा के लिए खुले आसमान में उड़ना संभव नहीं था। छतरी और घने जंगल ने उसकी हरकतों को सीमित कर दिया था, लेकिन गया के लिए कौवे की तुलना में आसपास का माहौल ज्यादा फायदेमंद था। सावधान! जब कौवा अपने पंजों से गया की आंखों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो आग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। धमाका! अचानक ध्वनि तरंग का एक शक्तिशाली विस्फोट कौवे से टकराया। ये कौवे को गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये काले कौवे के हर एक पंख को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। पलक झपकते ही कौवा एक पंखहीन गुलाबी पक्षी में बदल गया। गया स्तब्ध था, फिर भी उसने वेदोरा की ओर मुड़कर नहीं देखा। कांव कांव! कौवा क्रोधित हो गया और उसने कान के पर्दे को चीरते हुए चिल्लाया। जहरीली ज्वाला! इससे पहले कि वह फिर से चिल्ला पाता, गया ने अपने मुंह से गहरे हरे रंग की ज्वाला की एक धारा उगल दी। आग सीधे कौवे की आंखों में चली गई और गया के नुकीले दांत बड़े हो गए। बिजली की चमक की गति से उसने कौवे के पंखों के ठीक ऊपर की त्वचा पर काट लिया। चूंकि कौवे के पास कोई पंख नहीं था, इसलिए उसके नुकीले दांत बिना किसी प्रतिरोध के कौवे की त्वचा में घुस गए। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। जैसे जैसे कौवे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, अयाग ने अपने दोनों भाइयों से उत्साह से कहा।